सवाल ज़्यादा खास बनने की संभावना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है, जिन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनमें से कोई 1 या 2 फैक्ट लास्ट ईयर की तरह इसमें से कुछ पूछ लिया जाए, तो ज़रूर आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। अदरवाइज़ इतना इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर पार्टी प्रीलिम्स के लिए नहीं रहेगा। हाँ, मेंस में ज़रूर इस पर सवाल बनेंगे, ये बात श्योर है, क्योंकि वर्तमान में इलेक्शन कमीशन कई सारे कारणों से चर्चाओं में रहा है और इसमें कारण सिर्फ इलेक्शन कमीशन के अंदर जो नियुक्तियाँ की जाती है, जो अपॉइंटमेंट्स की जाती है, जो निकल पड़ा था, सिर्फ वही नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन ये भी एक कारण है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये भी एक कारण है। तो ओवरऑल जानेंगे कि आखिर वर्तमान की जो हमारी चुनावी व्यवस्था है, जो नकल पड़ी थी, उसमें नियुक्ति वाले पॉइंट के अलावा, अपॉइंटमेंट वाले इश्यू के अलावा और क्या-क्या इश्यूज़ वर्तमान में हम फेस करते हैं और उनको सुधारने के लिए अब तक क्या किया गया? ओवरऑल ये हम आज के सेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल फ्रेंड्स। उम्मीद है कि ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। बाय चांस अगर कोई एरर आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर दीजिएगा और स्क्रीन पर कॉर्नर में फिक्स ऑडियो बटन भी होगा, वहां क्लिक करके ऑडियो के एरर को दूर किया जा सकता है। फिर भी कोई एरर आ जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और उम्मीद है कि कल वाले पार्ट को आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा, चाहे लाइव देखा हो, चाहे बाद में किसी ने रिकॉर्डेड देखा हो, एक-एक पार्ट को अच्छे से आपने कवर किया। वेरी वेरी गुड। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की और सबसे पहले बात करेंगे इश्यूज की कि हमारा इलेक्शन कमीशन या फिर ओवरऑल इलेक्शन सिस्टम किन इश्यूज को फेस कर रहा है, क्योंकि रिफॉर्म तब होते हैं, सुधार तब होते हैं जब कहीं पर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स नजर आए। तो क्या-क्या इश्यूज आज की तारीख में हमको नजर आते हैं हमारी चुनाव प्रणाली में। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम हमारे सामने आता है वो है वोट बाइंग, यानी कि वोट खरीदना। हम चुनाव में ये उम्मीद करते हैं, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बार के लिए मान लें कि एमपी का इलेक्शन होने वाला है लोकसभा के लिए या एमएलए का इलेक्शन होने वाला है विधानसभा के लिए, तो हमने एक कंडीशन पढ़ रखी है कि एक व्यक्ति जो सिटीजन हो भारत का, यानी कि भारत का नागरिक हो और साथ ही साथ के अंदर 25 साल की उसकी एज हो, कम से कम 25 साल की उसकी एज हो या 25 साल से ज़्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट इतनी एज हो, तो हर व्यक्ति हमारा चुनाव लड़ सकता है। ये हमने नियमों में पढ़ा है जो अब तक के पर्टिकुलर पार्ट के अंदर। इसके अलावा 2-3 कंडीशन और देखी थी, मानसिक रूप से स्वस्थ और व्यक्ति हो हमारा, यानी कि दिमागी स्थिति अच्छी हो। इसके अलावा वो इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया घोषित नहीं हो रखा हो या पार्लियामेंट की किसी लॉ के द्वारा या कोई और पर्टिकुलर स्टेट के लॉ के द्वारा वो अयोग्य साबित नहीं हुआ हो। तो ऐसा हर व्यक्ति, आप और हम भी क्या कर सकते हैं, एमपी और एमएलए का चुनाव लड़ सकते हैं। ये दिखने में तो बहुत अच्छी बात है कि भैया ये तो इक्वलिटी हो गया, सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट मिल रखे हैं, यानी कि हमारी राजनीतिक अधिकार सबको बराबर बराबर है और ये तो पॉलिटिकल इक्विटी हमारा इक्वलिटी है, यानी कि राजनीतिक समानता है। बात बिल्कुल सही है अगर एज पर लॉ सिर्फ उसको रीड किया जाए कि क्या लिखा है। लेकिन सरफेस पे जाकर अगर देखा जाए तो एक प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं जो कि इस पॉलिटिकल राइट को, इस राजनीतिक अधिकार को कमजोर कर देती है, वो है वोट बाइंग, यानी कि वोट खरीदना। हम अक्सर देखते हैं एमपी और एमएलए के जब चुनाव होते हैं तो किसी न किसी तरह से वोटर को हमारा अपने फेवर में करने के प्रयास किए जाते हैं। जरूरी नहीं होता है कि पैसा देकर ही प्रयास किया जाए, बकायदा न्यूज़ छपी है। जब हम थोड़े समय पहले तेलंगाना के अंदर कुछ हमारे बाई इलेक्शंस हुए थे तो हमने देखा था कि लीकर या फिर जो खाने के सामान है, खास करके नॉनवेज वगैरह, वो देकर के हमारा लूटर को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। ये भी देखा है हमने तेलंगाना वाले पर्टिकुलर बाई इलेक्शंस के अंदर पैसा देकर भी किया था, लीकर बांट के भी किया था। मूवीज़ में भी आपने कई बार इस तरह की चीज़ों को शो देखा होगा कि भैया आप पैसा देकर के वोट किया, आपको वोट दे देना। हम चुनाव की पर्टिकुलर सभाओं के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी रैलियाँ देखते हैं जहाँ पर बहुत बड़े भोजन का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें लोग हमारा जाते भी हैं, सुबह दोपहर शाम जाएँगे। ये क्यों किया जा रहा है? वोट खरीदने के लिए। अब नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट आता है हमारा कि ठीक है, चलो वोट खरीदने में समस्या कहाँ आ रही है? आप पॉलिटिकल राइट को कहाँ इश्यू कर रहे हो? एक तो हमारा पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो जो समानता वाला पॉलिटिकल राइट था, वहाँ प्रॉब्लम कैसे आ रही है? तो भैया जिसके पास पैसा होगा, वही व्यक्ति तो एमपी और एमएलए का चुनाव लड़ पाएगा ऐसी स्थिति में। अगर ये आपको और हमको चुनाव में उतार दिया जाए सीट देकर के या हम खुद ही चले जाएँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनकर, यानी कि हमारे निर्दलीय उम्मीदवार बनकर के, तो फिर कैसे प्रचार करोगे? क्योंकि नियम भी यही कहते हैं कि अगर आप खर्चा करना चाहो ओवरऑल इस चुनाव के लिए, तो एमएलए के लिए आप 28 से लेकर के 40 लाख के बीच में खर्च कर सकते हो और एमपी बनने के लिए आप 70 से लेकर के 95 लाख तक खर्च कर सकते हो। तो क्या आप खर्च कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। फिर भी एक बार ट्राई भी कर लें, मिल बाँट के थोड़ा-सा मोहल्ले से लेकर के चंदा लेकर के कर लो, तो एक बार के लिए थोड़ा बहुत काम हो जाए हमारा। लेकिन क्या आप ऐसा खिला सकते हो? यानी कि वोट खरीदने के लिए बड़े-बड़े भोजन का आयोजन कर सकते हो या लीकर बाँट सकते हो? नहीं पॉसिबल है। तो वो जो हमारा लॉ कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एमपी और एमएलए बनने के लिए भारत का नागरिक होना कंपल्सरी है और 25 साल या 25 साल से ज़्यादा की एज होना कंपल्सरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल राइट सबको बराबर है, राजनीतिक अधिकार सबको बराबर है। लेकिन ये वोट खरीदने वाला जो सिस्टम है, ये अनएथिकल अनैतिक तो है ही है, क्योंकि ये चुनाव प्रणाली को कमजोर कर देता है। दूसरा, आपसे जो चीज़ छीन लेता है, वो आपका पॉलिटिकल राइट, यानी कि राजनीतिक अधिकार, जिसके माध्यम से आप चाहकर भी चुनाव प्रणाली को सुधारने के लिए भी या हमारे एमपी एमएलए वर्तमान में जो हमारी कार्रवाई को रोकते हैं और जाकर के नहीं सुधार सकते। क्यों? क्योंकि आपके लिए पॉसिबल नहीं है, चुनाव इतने महंगे हो चुके हैं। तो अक्सर एमपी एमएलए के चुनाव के अंदर आप देखते हो कि जो बड़े-बड़े हमारा करोड़पति, लखपति, अरबपति लाख के लोग होते हैं, वही चुनाव लड़ते हैं। और तो चुनाव जीतने के लिए उन्होंने इतना सारा पैसा खर्च किया होगा, तो ऑब्वियसली बात है जीतने के बाद उस पैसे को वापस रिकवर भी तो करेंगे विद इंटरेस्ट। ये सबसे बड़ी समस्या हमको दिखाई देती है, बाकी सभी कारणों में से एक वोट बैंक। और वोट बैंक सबको पता है होता है, लोग करते हैं, खुलेआम होता है, लेकिन रोक नहीं पाते हैं। ये अपना अपनी एक समस्या हमको देखने को मिलती है। वेरी वेरी गुड, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जी, आप सभी को भी रामनवमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। वालेकुम अस्सलाम सबा रजवाना, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। क्लियर है पहला पॉइंट? किसी को डाउट? वोट बाइंग, वोट खरीदने में क्या इश्यू है? कोई पॉइंट में डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। अब सिर्फ समस्या वोट बाइंग नहीं है। वोट बाइंग के बाद एक समस्या आजकल और है, फ्रीबीज़, मुफ्त। ये एक नई समस्या आजकल देखने को मिली है। पहले चावल अनाज तक लिमिटेड हुआ करती थी, साइकिल से लेकर के लैपटॉप तक हुआ करती थी। लेकिन आजकल ये चुनाव जीतने का तरीका बन गया है। पहले सिर्फ वर्ग विशेष को किसी को हमारा आकर्षित करने की कोशिश करते थे कि आपको साइकिल देंगे, लैपटॉप देंगे, स्कूटी देंगे, चावल अनाज वगैरह दिया जाएगा। लेकिन आज की तारीख के अंदर ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी शुरुआत हमने इस वाले यूपी इलेक्शन के अंदर नहीं, उससे पहले वाले जो यूपी इलेक्शन हुए थे, 2017 के अंदर हमारा, 2017 के अंदर हमारा। तो उस दौरान से हमने एक नई तरह की रणनीति देखी थी। पहले इतना नहीं हुआ करता था, प्रीवियस पहले भी बढ़ते थे, लेकिन इतना नहीं बढ़ते थे। 2017 के जब यूपी के इलेक्शन हुए, तो उस समय की सरकार ने सबसे पहला एक फॉर्मूला निकाला लोन माफ करने का, यानी कि ऋण माफ करने का। कि भैया आपका जो लोन होगा किसानों का, उसको माफ कर दिया जाएगा। बाकायदा आपने रिजल्ट्स देखे 2017 के, बड़े प्रभावी रिजल्ट्स रहे थे। अब ऐसी स्थिति के अंदर बाद में कई सारे राज्यों ने इस पॉलिसी को अपनाया और आज की तारीख की बात करें, विदिन 5 ईयर्स, अभी दूसरे चुनाव हुए यूपी के अंदर, विदिन 5 ईयर्स हमारा देखा जाए ओवरऑल भारत में जहाँ भी राजनीतिक चुनाव क्यों ना हो हमारे, वहाँ ऋण माफ एक तरह का तरीका बन चुका है कि भैया लोन माफ कर दिया जाएगा आपका, पूरा माफ कर देंगे। कहाँ से लाओगे इतना सारा पैसा देने के लिए? इस स्थिति में हुआ क्या कि किसान लोन तो लेने लगा, लेकिन उसको पता है अभी नहीं चुकाएंगे। कोई बात नहीं, 2-4 दिन आने दो बैंक वालों को हमारा। उसके बाद होगा क्या, चुनाव आ जाएंगे, हम अपना धरना लगा लेंगे और कहेंगे भैया लोन माफ कर दो, और सरकार को तो चुनाव जीतने के हाल में ये करना पड़ेगा। चुनाव जीतने के दौरान में और उसको जीतने के लिए जो फ्रीबीज बांटी जा रही है, ये समस्या है हमारे। और मैं सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता, आज की तारीख में सब ऐसे ही करते हैं। हमको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समस्या जो एग्जिस्ट कर रही है, कोई बिजली माफ कर रहा है कि आएंगे तो 100 यूनिट बिजली माफ कर देंगे, 300 यूनिट कर देंगे। अरे ऐसे कैसे कर दोगे? तुम्हारा रेवेन्यू होता है वहाँ से, सबकी कैसे माफ कर दोगे? जो बेचारा दे सकता है एटलीस्ट उसको तो हमारा देने दो बिल। एक तरह का एथिकल जांच उनकी भी करने दो, यानी कि नैतिकता की जांच उनकी भी करने दो। जैसे कि सिलेंडर को लेकर के हुआ था कि भैया सब्सिडी नहीं मिलेगी, जो लोग हमारा सब्सिडी त्याग सकते हैं वो त्याग दें, तो वो भी चीज़ देख लिया जाए कि क्या आप 200 यूनिट बिजली या 300 यूनिट बिजली फ्री लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। कुछ वर्गों के लिए समझ में आता है, लाइक बीपीएल, लाइक हमारे एक्चुअल में जो किसान है,
जो कि छोटे-छोटे किसान हैं, बड़े-बड़े किसान नहीं जिनके पास ज़मीन 1-2 एकड़, 5 एकड़, 100 एकड़, 500 एकड़ की ज़मीन है, जिनके पास 2 हेक्टेयर की ज़मीन भी देखने को नहीं मिलती है, वो जो छोटे-छोटे किसान हैं, उनको अगर आप ये चीज़ देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में भी आता है कि भैया उनकी इनकम इतनी नहीं है, अगर वो पूरा का पूरा बेचने भी निकल जाए मार्केट के अंदर तो भी कुछ खास नहीं बिकता हमारा। तो ऐसी स्थिति में उनको आप ये हमारा बीपीएल के थ्रू या फिर हमारे किसान की जो आपने 1-2 हेक्टेयर का लैंड से कम का पर्टिकुलर पार्ट है, छोटे किसान जिसको सीमांत किसान भी कहते हैं, उनको दिया जाए तो फ्रीबीज़ समझ में नहीं आता क्योंकि वो एक सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा है। एजुकेशन देने की बात कर लो, फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, 6 से लेकर के 40 ईयर तक क्यों करते हो? ज़्यादा दो, 12 तक फ्री कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको क्यों? सिर्फ उन्हीं को जिनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। लेकिन आजकल वो देखने को नहीं मिलता। अभी रिसेंट चुनाव के अंदर हमने देखा था, जब त्रिपुरा के अंदर चुनाव हुए थे, तो बाकायदा हमारे एक सेंट्रल मिनिस्टर बोल रहे थे कि अगर हम आए तो 12वीं तक क्लास तक की पढ़ने वाली बच्चियों को हमारा जो है स्कूटी फ्री दी जाएगी। एक स्कूटी मान के चलें 70-80 हज़ार की बात ही होगी, तो कितने लोग होंगे हमारे उस समय वहाँ पर जो एलिजिबल होंगे, तो ये फ्रीबीज़ नहीं है क्या? जो आपने 1-2 हेक्टेयर का लैंड से कम का पर्टिकुलर पार्ट है, छोटे किसान जिसको सीमांत किसान भी कहते हैं, उनको दिया जाए तो फ्रीबीज़ समझ में नहीं आता क्योंकि वो एक सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा है। एजुकेशन देने की बात कर लो, फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, 6 से लेकर के 40 ईयर तक क्यों करते हो? ज़्यादा दो, 12 तक फ्री कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको क्यों? सिर्फ उन्हीं को जिनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। लेकिन आजकल वो देखने को नहीं मिलता। अभी रिसेंट चुनाव के अंदर हमने देखा था, जब त्रिपुरा के अंदर चुनाव हुए थे, तो बाकायदा हमारे एक सेंट्रल मिनिस्टर बोल रहे थे कि अगर हम आए तो 12वीं तक क्लास तक की पढ़ने वाली बच्चियों को हमारा जो है स्कूटी फ्री दी जाएगी। एक स्कूटी मान के चलें 70-80 हज़ार की बात ही होगी, तो कितने लोग होंगे हमारे उस समय वहाँ पर जो एलिजिबल होंगे, तो ये फ्रीबीज़ नहीं है क्या? अब मंच पर राजनीतिक रूप से ये चीज़ ज़रूर कही जाती है कि फ्रीबीज़ हमारे लिए सही बात नहीं है, लेकिन सामने वाले को कहा जाए और दूसरे खुद ही करने लगे हमारी बात तो बिल्कुल सही नहीं है। फ्रीबीज़ से कोई फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ आपको थोड़ा समय का पॉलिटिकल बेनिफिट देखने को मिलेगा, चुनावी फायदा देखने को मिलेगा, लेकिन आप उसको कंटिन्यू करोगे तो नुकसान सरकार को ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो फ्री बाँट दिया, फ्री अनाज बाँट दिया। प्रधानमंत्री कृषि जो अन्न कल्याण योजना जो हमारी आई थी फसल का हमारा बेसिकली कोरोना के टाइम पे था, उस समय जरूरत थी। कोरोना तो खत्म हो गया, सब कुछ ओपन है, अब क्यों चाहिए? सोच के देखो कि चुनाव के बाद कितने लंबे समय तक कंटिन्यू रही, वर्तमान में तो उसको मर्ज कर दिया गया है, हमने ये न्यूज़ भी पढ़ी थी अगर आप लोगों को याद हो। तो ऐसी स्थिति में चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिस तरह की योजना आगे बढ़ाई जाती है और लोगों को फ्री की आदत डाल दोगे, तो होगा कुछ नहीं। कुछ समय बाद वो कमाना छोड़ देंगे, तो छोड़ो क्या फर्क पड़ता है? लोन ले लो, उठा लो, गारंटी ले लो, सरकार शुरुआत के 3 साल तो वसूली करेगी हमारा और फिर बच गए 2 साल, वो चुनावी साल होते हैं। हम माँग कर लेंगे धरना लेकर के कि भैया माफ कर दो, हो जाएंगे माफ, कहानी खत्म। ये फ्रीबीज़ बिल्कुल सही नहीं है। एक नई तरह की फ्रीबीज़ आजकल एक और देखने को मिली है, रिजर्वेशन, आरक्षण। कर्नाटक का चुनाव होने वाला है, डेट डिक्लेयर हो चुकी है मई के महीने के अंदर। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ की गई कि 4% ओबीसी के जो हमारे रिजर्वेशन का जो कोटा हुआ करता था कर्नाटक में, उसको ओबीसी से ले लिया गया और 2 पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के बीच में बाँट दिया गया, जो वहाँ पर राजनीतिक रूप से बड़ा प्रभाव रखती है। कोई बात नहीं, चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद किया जाता है, लेकिन क्या ये देश के लिए सही है? आंसर है नहीं। ये फ्रीबीज़ आपको नुकसान ही पहुँचाने वाली है और इस फ्रीबीज़ से कभी भी इलेक्शन फेयर नहीं हो सकता क्योंकि आपने लोगों को लुभा दिया है कि देखो ये मिलेगा, आप हमको वोट दोगे तो। जबकि होना ये नहीं चाहिए था। आपको सिर्फ अपने काम बताने थे कि हम आपके लिए ये चीज़ कर सकते हैं। या रोड बनवा देंगे या एजुकेशन आपको जो है हमारा रीजनेबल प्राइस के अंदर या अफोर्डेबल रेट्स के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। हेल्थ केयर देना आपकी जिम्मेदारी थी। तो आप अपने काम बता सकते हो। विपक्ष अपना पर्टिकुलर काम बता सकता है कि आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं। अगर आए तो 2-4 जगह कहीं और जगह में उनकी कोई सरकार हो तो वो बता सकती है हमने यहाँ ये किया, आपके यहाँ करेंगे। ये तो चीज़ें डिबेट समझ में आती है, लेकिन फ्री बाँटने वाला पार्ट कहीं आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। इसके अपने नुकसान है और खास करके हमारा जो पैसा है भारत की सेंट्रल निधि का यानी कि कंसल्टेंट फंड ऑफ इंडिया का, वही वेस्ट जाएगा और वो पैसा एमपीए में लगा तो है नहीं, वो हमारा टैक्स पेयर का पैसा है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा पर्टिकुलर चीज़ नज़र आता है जब फ्रीबीज़ बाँटने की बात आती है। तो ये एक और दूसरी समस्या है। नेक्स्ट पॉइंट और आता है हमारा, बिल्कुल सही कहा, एब्सोल्युटली राइट। पेड न्यूज़, ये आजकल मार्केट में थोड़ी नई-नई चीज़ आई है। पहले नहीं हुआ करता था क्योंकि सोशल मीडिया का इतना ज़माना नहीं हुआ करता था। लोग इतना ज़्यादा मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये आजकल होता है। आप पैसा देकर के जो दिखाना चाहो, जितना दिखाना चाहो उतना दिखा सकते हो। अब जिसके पास पैसा अवेलेबल है, वो तो खर्च करेगा उस चीज़ के ऊपर, जिससे उसको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा, एक्स्ट्रा एडवर्टाइज़मेंट भी मिलेंगे, एक्स्ट्रा स्पेस भी मिलेगा। लेकिन जिसके पास पैसा इतना नहीं अवेलेबल है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी से पैसा आता कहाँ से? चंदे से आता है, वो खुद नहीं कमाती है। तो ऐसी स्थिति में वो इतनी हायर लेवल पर जाकर के पेड न्यूज़ नहीं शो कर सकते। अब इसमें पेड न्यूज़ की समस्या नहीं है, पेड न्यूज़ के अलग-अलग फैक्टर्स भी अपना-अपना समस्या है। थोड़ा सा पहले यूपी चुनाव के दौरान, अभी जो लास्ट चुनाव हुए थे हमारे लेटेस्ट वाले, उसमें खबर छपी थी फ्रंट पेज के ऊपर। द हिंदू ने भी छापी, इंडियन एक्सप्रेस ने छापी, इवन भारत में छपने वाले हर एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में छपी। एक फ्लाईओवर का फोटो हुआ करता था। वो फ्लाईओवर यूपी का था ही नहीं, वेस्ट बंगाल का था। ये चीज़ शो करता है कि आप पैसा देकर के जो चीज़ दिखाना चाहो दिखा सकते हैं। जनता को क्लेरिफाई कहाँ से करोगे कि भैया ये हमारे यहाँ है या नहीं? वो तो फैक्ट चेक वेबसाइट में हमारा डिक्लेयर कर दिया। यही चीज़ हमको देखने को मिली थी जब हमारा यूपी के अंदर ही जो एयरपोर्ट नया प्लान हुआ है, मल्टी कार्गो वाला जो एयरपोर्ट प्लान हमारा हुआ है, उसका एक डिज़ाइन पब्लिश हुआ था। बाकायदा अलग-अलग मिनिस्टर्स ने, सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर्स ने और स्टेट लेवल के मिनिस्टर्स ने उसको छापा था अपने वो ट्विटर हैंडल के ऊपर। वो फोटो एक्चुअल में पहले से एडजस्ट करते हुए चाइना के एयरपोर्ट की थी। तब चाइना के एक मिनिस्टर ने ट्वीट भी किया था कि एटलीस्ट फोटो तो अपना दिखा देते, फोटो भी हमारा ही शो कर दो। ये पेड न्यूज़ में आती है और जब पेड न्यूज़ के अंदर फेक न्यूज़ का एक एलिमेंट हमारा आ जाता है कि फैक्ट चेक करने वाला कोई नहीं है, आप ये पकड़ो पैसा, आपको दिखाना है सरकार क्या कर रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप जो दिखाना चाहो मीडिया के ऊपर, जितने समय तक दिखाना चाहो वो दिखा सकते हो और ये पेड न्यूज़ ही अपना आपको समस्या है। पेड न्यूज़ कैसे आ सकती है? एडवर्टाइजमेंट देकर आ सकती है। सामने वाले पर्टिकुलर मीडिया उसको कहेंगे सरकार के सारे विज्ञापन तुमको मिलेंगे, चिंता नहीं करनी है, तुम दिखाना, तो ठीक है। कोई कंपनी कहेगी कि हमारे विज्ञापन तुमको मिलेंगे, ठीक है, बताओ आपको क्या दिखाना है। ऐसी स्थिति में वोटर की माइंडसेट को सीधा प्रभावित करता है पेड न्यूज़, क्योंकि आज भी भारत में बहुत सारे लोग टीवी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि टीवी और न्यूज़पेपर पढ़ना आज के ज़माने में छोड़ दिया, सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू भी न्यूज़ कवर करते हैं, लेकिन अखबार और टीवी मीडिया हमारा जो रहेगा वो उनका एक प्राइमरी सोर्स आज भी है। ऐसी स्थिति के अंदर वोटर को माइंड को प्रभावित करने का ये एक और तरीका आता है और आजकल तो मीडिया खुद ही अपने फैक्ट्स को जांच नहीं करती कि भैया क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, चिपका दो पैसा मिला दिखाने का पार्ट हमारा। ये तीसरी समस्या इलेक्शन सिस्टम के अंदर हमको आज दिख रही है। ये तो कॉमन समस्या है जो पैसे के दम पर हमको देखने को मिलती है और जिसके पास पैसा है वो इस तरह की चीज़ें करेगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और सीरियस समस्याएं और भी हैं। इनको तो चलो हम ट्राई कर सकते हैं, आने वाले समय में शायद कोई सरकार आ जाए हमारी पीढ़ी की, हम उम्मीद कर लें लोग थोड़े समझदार हो जाए, पैसा लेना बंद कर दें। आज से शायद 10-15 साल बाद में शायद इसका सॉल्यूशन हो जाए। लेकिन आज की तारीख में जो सबसे सीरियस इश्यू है वो है सीक्रेट बॉन्ड। गुप्त बॉन्ड, आसान भाषा में इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी मतदान। पहले जान लो कि ये सिस्टम क्या है और उससे पहले क्या हुआ करता था। भारत के अंदर चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को जो चंदा दिया जाता था, उसकी कुछ प्रणाली जब शुरुआत की गई ओवरऑल इस पूरे सिस्टम की, तो पॉलिटिकल पार्टीज को एक निर्देश दिया गया। निर्देश में जो कहा गया, सर जी आप जो है हमारा ओवरऑल 2000 रुपए से जितना भी ज़्यादा चंदा होगा इन कैश, वो आपको नाम बताना पड़ेगा किसने दिया और कितना दिया। 2001 दिया तो भी बताना, 20,000 तो भी बताना, 2 लाख तो भी बताना, 2000 से जितना भी ज़्यादा है इन कैश बताना है। तो पहले क्या हुआ करता था जो भी पर्टिकुलर छोटे-मोटे डोनेशन आया करते थे सबको बताना पड़ता था। लेकिन बड़े डोनेशन भी उस समय भी हुआ करते थे। अब बड़े डोनेशन को कुछ नाम तो शो कर दे, लेकिन जो इल्लीगल तरीके से हो रहा है, ब्लैक के अंदर हो रहा है, ब्लैक मनी है, उसको कैसे शो किया जाए। तो तरीका हुआ करता था कि सर पार्टी के जो मेंबर्स हैं हमारा, उनके बीच में उस पैसे को बाँट दो। 2 करोड़ आए, पार्टी के मेंबर्स में बाँट दो पैसे को।
और पार्टी के मेंबर को 2,000 रुपए करके हमारे अकाउंट में डाल दो, मतलब हमको ही वापस दो। ये तरीका हुआ करता था। जब पता लगा भैया ऐसा खेल हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ने कहा रुको, इसको 20,000 कर देते हैं। अब 20,000 रुपए से ज़्यादा का कोई पर्टिकुलर चंदा आएगा तो बताना पड़ेगा। छोटा पर्टिकुलर पार्ट छोड़ो, इग्नोर करो। तो ये तो और काम आसान हो गया। पहले 2,000 बांटने थे, अब तो 2 करोड़ 20,000 करके बांट लें। यहाँ पर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो एक नया सिस्टम है 2017। हमारी वर्तमान सरकार 2017 में फाइनेंशियल बिल लेकर आई। नाम था हमारा इलेक्ट्रल बॉन्ड, बकायदा बिल लेकर आया, चुनावी बॉन्ड्स। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड 2017 के अंदर लेकर आए गए, ये कैश के अंदर पैसा नहीं, बॉन्ड्स मिलता है। जैसे आपने कभी एफडी वगैरह करवाई होगी, एक्जेक्टली वैसा ही एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिस पर खरीदने वाले का और उसको इन कैश कराने वाले का नाम नहीं मिलता है। ये जो बॉन्ड होता है 1,000 रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक का आता है। यानी कि आप 1,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में देकर के इसको खरीद सकते हो। 5,000 तक डोनेशन करना है, तो सिर्फ 1,000 की 5 खरीद सकते हो। 5 करोड़ तक करना है हमारा, तो आप 1-1 करोड़ के 5 हमारा परचेज कर सकते हो। ऐसा जितना भी आप चंदा देना चाहो आराम से क्या कर सकते हो, बॉन्ड के माध्यम से दे सकते हो। अब इस इलेक्ट्रल बॉन्ड में समस्या क्या है या फिर सरकार लेकर क्यों आई? सरकार की मंशा हमारा थोड़ा ठीक तो रही होगी, ऑब्वियसली बात है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये तो नहीं कर सकते कि लॉबी लेकर आओ भी खुले आप। तो सरकार ने कुछ पहले पॉइंट्स हाइलाइट किए कि इसके आने से फायदा क्या होगा। तो पहले ये वर्क कैसे करता है ये जान लेते हैं ताकि फायदा भी जान सके। सरकार ने कहा देखो सर ऐसी बात है, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन होगा, मान लो ए नाम का पर्सन होगा, वो जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहता है कि कैश में न दिया जाए और हमारा मतदान भी हो जाए और गुमनामी बनी रहे। तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एसबीआई जाना है, ओनली एसबीआई जाना है। एसबीआई जाकर के आपको पैसा देना है, ऑलरेडी अकाउंट में कट जाएगा, देना चाहो कैश में आपकी चॉइस है और तय कर लो आपको 1,000 का बॉन्ड चाहिए कि भैया 10,000 का बॉन्ड चाहिए, हमारा 1 लाख का बॉन्ड चाहिए या 1 करोड़ का बॉन्ड चाहिए, जो भी आपको मन है उसके अकॉर्डिंग कर लो। अब आपको लगता है कि हमको 20 करोड़ देना है तो 20 खरीद लो, आपको लगता है 20,000 देना है तो 2 खरीद लो। अब इस तरह से आप जाकर के आराम से एसबीआई से परचेज कर सकते हो, किसी और बैंक से परचेज हमारा नहीं कर सकते, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अब ये व्यक्ति वहाँ से परचेज करेगा और एसबीआई से परचेज करने के बाद में एसबीआई उसको देगा 15 दिन, क्योंकि उसके ऊपर बकायदा लिखा होता है कि भैया खरीदने की डेट से लेकर के 15 डेज तक ये हमारा वैलिड रहेगा। फिर कोई बी नाम का व्यक्ति होगा, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का हमारा, उसको ले जाकर के वो बॉन्ड दे देगा। तो किसने खरीदा है और किसके पास गया है इसका कोई आइडिया नहीं। और अब ये क्या करेगा, बी जो पॉलिटिकल पार्टी का हमारा मेंबर होगा, ये इसको कैश करवाएगा। कहाँ कैश करवाएगा? किसी भी एसबीआई की ब्रांच के अंदर, जहाँ भी इसका अकाउंट होगा या किसी भी एसबीआई की ब्रांच के अंदर फिर से जाएगा और हमारा उसको कैश करवा लेगा, यानी कि उसके खाते के अंदर पैसा आ जाएगा। वो जितना भी डोनेशन आपने किया, सेम ब्रांच में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी एसबीआई की ब्रांच में जाकर के करवाया जा सकता है। तो फिर इसमें समस्या क्या है सर? ये तो बढ़िया है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो सारे ट्रांजेक्शन पता है कि भई कोई आया था, आपको नहीं पता है, माना इलेक्शन कमीशन को नहीं पता है, लेकिन बैंक को तो पता है ना। तो कोई आया था, पैसा कटेगा या पैसा जमा कराएगा, तो उसकी एंट्री होगी, फिर हमारा वो बैंक से लेगा, माना उस बॉन्ड के ऊपर किसी का नाम नहीं है, देने वाले का भी नाम नहीं है, लेकिन वो जब एसबीआई में जाएगा तो दिखाएगा तो उसकी भी एंट्री होगी, पता लग जाएगा, ये तो हमारा आराम से पता कर सकते हैं। दिखने में तो बड़ा आसान है, लेकिन सरकार ने यही फाइनेंशियल बिल लाकर खेल कर दिया। सरकार ने कहा देखो भैया इसके बारे में जानकारी आप नहीं मान सकते कि किसने कितना डोनेशन किया। पहले 2,000 और उसके बाद में 20,000 तक का प्रावधान था। अगर इससे ज़्यादा का डोनेशन आपको किसी ने दिया है तो आपको बताना पड़ेगा। अब वो चेक के रूप में है कि कैश के रूप में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की तारीख में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के रूप में अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट आता है कि कितना भी डोनेशन होता है, कोई कितना भी देता है, तो ना तो इलेक्शन कमीशन जान सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट जान सकता है, ना आरबीआई जान सकता है और ना सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक जान सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज अकाउंटेबल नहीं है ये बताने के लिए कि भैया किसने पैसा दिया। बस साल के एंड में एक काम करना है, एक रिपोर्ट बना करके देनी है और इतना बताना है कि जितना ओवरऑल चंदा आया उसमें से कैश कितना आया, चेक कितना आया, यूपीआई के ट्रांजैक्शन से कितना आया और इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से ओवरऑल कितना आया, मतलब कितने हजार करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड से आए, उसमें से किसने दिया कितना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बताना नहीं है, कोई नहीं मांग सकता। जब ये चीज लेकर आई गई थी तो इलेक्शन कमीशन ने भी विरोध किया था, आरबीआई ने भी विरोध किया था, सर ये समझ को क्यों? क्योंकि ब्लैक मनी के बढ़ने के चांस है, ऑब्वियसली बात है कि बढ़ने के चांस हमको दिखाई देते हैं। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। क्या आपको लगता है सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आने की संभावना है? एक बार ऊपर देख के पता लगता है सर, नाम आएगा तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा वो पता लगेगा कि हाँ सच में बैंक के अंदर एंट्री है, पता लगा लेंगे। लेकिन कौन पता लगाएगा? जो पता लगाने वाली संस्था है इलेक्शन कमीशन या आरबीआई, उसको तो आपने अधिकार ही नहीं दिया। जो नागरिक है आरटीआई के दायरे से हमारा कोई जानकारी मांग सकता है, वो भी ये नहीं जान सकता कि किसने कितना पैसा दिया, उसको अच्छे से इतना पता लगेगा कि ओवरऑल कितना पैसा किस साल में दिया गया। तो ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती नहीं है। दूसरा एक पार्ट और जो सरकार ने यहाँ पर कहा अपने पॉइंट लाते वक्त, इसको लाते वक्त, सर इससे हमारी गोपनीयता बनी रहेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया एनोनिमस बना रहेगा व्यक्ति कि किसने चंदा दिया। तो पहले क्या हुआ करता था, जब नाम दिया करते थे तो किसी का नाम लिख दिया, भैया इसने 2 करोड़ रुपए चंदा दिया, तो अपोजिशन को पता लग जाया करता था किसने 2 करोड़ चंदा दिया। तो सरकार का कहने का तर्क था कि फिर वो अपोजिशन उसको धमकाने का काम करता था कि तूने इसको 2 करोड़ दिया, हमको भी ला के दे। अब बेचारे उसके ऊपर प्रेशर ऐसे कैसे हो सकता है? तो सरकार ने कहा हम गुमनामी बनाए रखना चाहते हैं, जो जिसका चंदा दिया जाए उसके बनाने खत्म, दाता और राजनीतिक पार्टी जिसको दिया गया उसी को पता रहेगा, किसी और को पता ही नहीं रहेगा। कि बढ़िया चीज़ है, तो सिक्योरिटी वाला काम है। अब एक दूसरी पिक्चर को सोचो इसके अंदर, एसबीआई गवर्नमेंट बैंक, एक व्यक्ति एसबीआई में आएगा, अपने अकाउंट से पैसा कटवाएगा या कैश देगा, फिर जाकर के किसी को देगा, तो क्या एसबीआई के पास वो डेटा तो पड़ा है, गवर्नमेंट मांग नहीं सकती कि जरा लेकर आओ तो कि किसने हमारा यहाँ इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है? क्योंकि एनी टाइम थोड़ी मिलता है। सरकार चुनाव के दौरान में और हर महीने 10 दिन के लिए विंडो ओपन करती है और 10 दिन का डेटा तो सरकार को चेक करना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो पावर में बैठा है हमारा व्यक्ति, वो तो अपने ही बैंक से अगर कोई जानकारी मांगी तो बैंक को मना करेगा, नहीं सर आपको नहीं दे सकते। तो ये किसको गुमनामी है? विपक्षी पार्टी को गुमनामी है, भारतीय जनता को गुमनामी है, इलेक्शन कमीशन, आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट को भी गुमनामी है, लेकिन सत्ता में बैठे को तो गुमनामी नहीं है। उसको लगेगा अच्छा यहाँ पे 20 करोड़ रुपए दिया गया, लो फोन लगाओ जरा कि भैया तुमको इसको हमारा 20 करोड़ रुपए दे दिया, ऐसा कैसा? हमको पता लगा, भेजेगा सीबीआई हमारा। तो वो चीज़ भी इस दर रहता है हमारा। तो जो सरकार गुमनामी की बात कर रही है, पेपर में तो अच्छी लगती है, लेकिन सिस्टम से काम करता है, बस उसमें हमको ढंग से चीज़ समझ में नहीं आती कि किस बात की गुमनामी कर रहे हो। शायद जनता को गुमनाम रखा जा रहा है, तो ये आपको नहीं पता चलेगा, बाकी हमारे लिए सब चंगा सी वाला पलटे पार्ट है। और इशू ये तो चलो ठीक है, 2 इश्यूज हो गए हमारे, और क्या इसके अंदर इशू हो सकते हैं या इतना कुछ तो कोई बेटर पार्ट होगा हमारा। यहाँ सर एक चीज़ नजर आती है, कैश को यहाँ पर इंकरेज नहीं किया गया। सरकार डिजिटल इंडिया बनाना चाहती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर चेक को, डिजिटल पेमेंट को सबको साइड ये कैश को हमारा डिस्करेज कर दिया, यानी कि कैश का इस्तेमाल कम से कम होगा। ये वाला पार्ट हमको जरूर समझ में आता है कि हाँ, ये काम भैया आपने कर रखा है। अगर इसके बेनिफिट्स की बात कर दी जाए, एकमात्र बेनिफिट की बात करें तो सर कैश को आप 20 करोड़ रुपया या 200 करोड़ रुपया हाथ में ले जाने की जरूरत नहीं, बस बन के बॉन्ड तो खरीद रहे हैं। 20 करोड़ के लिए हमारा 1 करोड़ के 20 बॉन्ड खरीद रहे हो तो ये ले जाओगे आप हाथ के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही आप ज्यादा पैसे के लिए बॉन्ड खरीद जो भी आप देना चाहे 1 करोड़ के मल्टीपल के अंदर, इतना काम बढ़िया कर दिया, अब कैश की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसका एकमात्र बेनिफिट ये है, लेकिन नुकसान ज्यादा है और वो नुकसान ही चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि आपका राइट टू नो खत्म हो गया, यानी कि जानकारी पाने का अधिकार खत्म हो गया। जब आपका राइट टू नो खत्म हो गया तो आर्टिकल 19 के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है उसका करोगे क्या? वो जो बोलने का अधिकार दिया गया है, जहाँ कह रखा है कि सरकार की किसी पॉलिसी को लेकर के आपके समर्थन में विचार या अगेंस्ट में विचार आप रख सकते हो, तो आपको जानकारी नहीं है किसी तरह की, क्योंकि दिया ही नहीं जाएगा आपको जानकारी, तो उस आर्टिकल 19 का तो मीनिंग नहीं बनता, खत्म करो कहानी। और दूसरा, जिस हमारी गुमनामी की बात की जा रही है कि एनोनिमस रहेगा हमारा, तो सरकार के लिए तो किसी भी दिन हमारा जो है ऐसा नहीं पॉसिबल है कि वो गुमनाम है। सिर्फ टैक्स पेयर का पैसा, जिसका पैसा एक्चुअल में दिया जा रहा है हमारा, वो हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट और भी आता है, सिर्फ यही समस्या नहीं है इसके साथ समस्या है एक डेटा, उसके थ्रू पढ़ेंगे तो हमको थोड़ा ज़्यादा और अच्छे से क्लियर रहेगा। रिसेंटली एक न्यूज़ छपी थी, थोड़े समय पहले की बात है कि सर
आरटीआई के दायरे से किसी ने ये चीज़ पूछी हमारा सरकार से, खास करके एसबीआई सीसी था ये हमारा, कि सर सिर्फ एक बात बताओ कि 1 साल के अंदर 2019-19 ओवरऑल गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड्स छापे, इलेक्ट्रिक बॉन्ड्स हमारा 1000 के, 10,000 के, 1 लाख के, 1 करोड़ के, उसमें से कितने बॉन्ड छापे? किसने लिया वो तो माँग नहीं सकते, लेकिन कितने छापे ये तो माँग सकते हैं। ओवरऑल प्रिंटिंग कितनी गई? तो डेटा निकल के आया 1 करोड़ रुपए के 10,000 बॉन्ड प्रिंट किए। 1 करोड़ रुपए के 10,000 बॉन्ड्स प्रिंट किए थे। ओवरऑल कितना प्रिंट किया गया? ये पूछा गया कि सर ओवरऑल जो प्रिंट किया गया उसकी वैल्यू थी 11,400 करोड़। ओवरऑल जो प्रिंट किए थे उसकी वैल्यू कितनी थी? 11,400 करोड़। उसमें से 10,000 बॉन्ड 1 करोड़ के, यानी कि ऑब्वियसली 10,000 करोड़ हो गया सीधा सा। ये तो हमारा प्रिंट गवर्नमेंट ने किया, बाकी 1400 करोड़, बाकी पार्ट में आया 1,000 रुपए में आया और हमारा ये 10,000 में आया, 1 लाख रुपए में आया, वो 1400 करोड़ का अमाउंट है। जरा एक बात बताओ, जब आप डोनेशन देने जाओगे तो 1 करोड़ रुपए होगा तो देने जाओगे पॉलिटिकल पार्टी को, या आम जनता मिडिल क्लास देने जाएगी कि 1 करोड़ रुपए पड़ा हमारे पास, सारे काम करते देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को दे देते हैं, नॉट पॉसिबल, आप तो नहीं दोगे। तो फिर वो गवर्नमेंट ने 1 करोड़ के 10,000 बॉन्ड किसके लिए छापे? जब ओवरऑल जो छापा अमाउंट है हमारा वो 11,400 करोड़, और जिसमें से आपके 90% से भी ज्यादा के बॉन्ड 1-1 करोड़ के, वो है उन पर्टिकुलर लोगों के लिए जो कि बड़े-बड़े पहले से बिजनेसमैन खूब सारा कमाते हैं, इतना कमाते हैं कि ब्लैक में भी उनके पास पड़ा रहता है टैक्स बचाने के लिए। तो भैया एक काम करते हैं, 500 करोड़ मेरे पास पड़ा है, 300 करोड़ तुम ले लो, पार्टी को दे दिया। जब तुम आ जाओगे तो यूँ तो दान में दिया नहीं होगा उस बिजनेसमैन ने हमारा कि तुमको दान दे देते हैं। जब तुम पावर में आ जाओगे तो 2-4 प्रोजेक्ट हमको दे देना, या 10 आएंगे तो 8 हमको दे देना, 2 जगह बाँट देना। वो भी तो चाहेगा, तभी तो 200 करोड़ 300 करोड़ का आस-पास का चंदा दिया है। अदरवाइज़ वो 11,400 करोड़ का बॉन्ड छाप के किया क्या? बिजनेसमैन के लिए था। तो फायदा किसको हो रहा है? जनता को तो कोई फायदा नहीं है हमारा। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी को मोटा चंदा आ सकता है और वो बताने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे हमारा वो जो कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति चली जाती है, जिसको नाम दिया गया विपक्ष के द्वारा क्रोनी कैपिटलिज्म, यानी कि कुछ ही पर्टिकुलर लोगों के हाथ में देश की सारी संपत्ति है, जो बाद में आपको सरकार की पॉलिसी में बदलाव के थ्रू देखने को मिलती है, वो इसी के परिणाम है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति हमारा इतना सारा चंदा देगा, वापस भी तो वसूलना चाहेगा। आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द इंफ्रा के प्रोजेक्ट किसके पास है? वो आपको बेहतर समझ सकते हो। और क्यों आरोप लगाया जाता है कि ये सरकार हमारा कुछ लोगों की सरकार है, इस वजह से आरोप लगाया है। सर ये तो गलत बात है। आप सिर्फ वर्तमान सरकार की बात कर रहे हो, ये तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छा है। तो फिर सिर्फ एक को बदनाम क्यों किया जाए? एक और डेटा की बात करते हैं, एक और न्यूज़ की बात करते हैं। न्यूज़ का डेटा थोड़ा समय पहले द हिंदू के अंदर पब्लिश हुआ था, शायद हमने डिस्कस किया था या आपसे पहले की किसी क्लास में हमने डिस्कस किया था। जैसे 2017 के अंदर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आए, 2018 के अंदर इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था हमारा, और 2022 के अंदर ये न्यूज़ छपी थी नवंबर के आसपास कोई चुनाव हुआ करते थे यूपी के साथ, मेरी पॉसिबल वहाँ पर ये हमारा एक द हिंदू के अंदर न्यूज़ आई थी। उसमें कहा गया कि सर ओवरऑल जितना भी चंदा आया उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो ऑलमोस्ट लगभग 10,000 करोड़ के आसपास था। लगभग नंबर 9,000 समथिंग कुछ है। 10,000 करोड़ के आसपास आप मान लीजिए ओवरऑल हमको जो देखने को मिलता है। ये कुल इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा था। किस पार्टी को कितना गया इसकी बात नहीं कर रहा है। कुल सबको जितना जितना मिला इतना मिला था। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने ये नहीं कहा। उसने कहा कि सर जी इसमें से 64 पॉइंट समथिंग कुछ और आगे भी है। इतना पैसा एक ही पार्टी को गया जो वर्तमान में पावर में है। 64 पॉइंट समथिंग जो भी रहा होगा, यानी मान ले 2/3 पैसा, 2/3 ऑलमोस्ट हमारा 2/3 पैसा एक ही पार्टी को गया जो वर्तमान में पावर में है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब फायदा सबको होना था तो एक को फायदा क्यों हुआ? तो लगता तो है कि सर वो जो एक हमने गोपनीयता का इशू की बात की थी, वो अपना पे कहीं न कहीं समस्या तो है कि गोपनीयता वाला इशू यहाँ पर नजर पा रहा है कि सारा का सारा एक ही पार्टी को कैसे जा रहा है। दूसरा पार्टी को हमने कहा था कि सर बॉन्ड इतने सारे छापे तो किसी को जा सकते थे, तो फिर इतने सारे बॉन्ड एक ही को क्यों गए? और वर्तमान में यही पार्टी चीज देख रही है। 64% नंबर कम नहीं होता, तो जैसे बाकी तो गया दूसरी पार्टी को, कांग्रेस को सेकंड नंबर पे मिले होंगे। अगर 10,000 का हम अराउंड देखें 64% के आसपास, मतलब मान लो 6 साढ़े 6,000 करोड़ के आसपास में सेकंड नंबर पर जो पार्टी रही वो कांग्रेस नहीं रही, वो थर्ड नंबर पे थी। सेकंड नंबर पर थी बीएसपी। यूपी में हमारा जो मायावती जी की पार्टी है वो, उसको कितना अमाउंट गया होगा? 700 करोड़। कितना गया? 700 करोड़। फर्स्ट और सेकंड में गैप देखो, कहाँ 6 साढ़े 6,000 करोड़, सेकंड के पास कहाँ 700 करोड़, कांग्रेस 400 करोड़ के आसपास में कहीं थर्ड नंबर पे थी। ये शो करता है कि इस पर्टिकुलर हमारे सीक्रेट बॉन्ड्स में यानी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में पारदर्शिता लेकर नहीं आई, जवाबदेही किसी को नहीं बनाया, बस एक ही पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भी कहने का हमारा रिकॉर्ड रखती है, उसको दुनिया की सबसे अमीर पार्टी भी शायद बना दिया गया होगा हमारा। ये चीज़ देखने को मिलता है कि ये जो अनऑथराइज्ड डोनेशंस है वो इसके थ्रू हमारे वो दिखाई देते हैं, जो कि सही नहीं है। इसके अलावा और भी कई सारे चेंजेस किए, जैसे पहले एक लिमिट हुआ करती थी, इसको लेकर आने के लिए उस लिमिट को भी हटाया गया। पहले था कि कोई भी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट अगर अपने प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट कमाता है उसको चंदा देगा तो 7.5% से ज़्यादा का चंदा नहीं दे सकता। सरकार ने इस लिमिट को भी हटा दिया, अब जितनी मर्जी आए उतना चंदा। अगर आपका प्रॉफिट नहीं है फिर भी चंदा दे सकते हो। कौन होगा ऐसा जो भैया प्रॉफिट भी नहीं है फिर भी चंदा दे रहा है? लेकिन सरकार ने इस प्रोविजन को हटा दिया। पहले फॉरेन फंडिंग बिल्कुल अलाउड नहीं थी, जैसे फॉरेन फंडिंग नहीं की जा सकती पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, इसको भी सरकार ने हटा दिया। फॉरेन फंडिंग किया जा सकता है। आरबीआई ने इसको लेकर के कहा था कि सर हवाला का पैसा इसके थ्रू आ सकता है, अब तो पहले नहीं आ सकता। पूरा चांसेस है आपके ब्लैक मनी है, आपको पार्टी के अंदर देनी है, हमारा चुनाव भारत के चुनाव के अंदर आपको लगाना है। घुमाओ फॉरेन फंडिंग का तरीका, एक पर्टिकुलर सोर्स से निकालो, दुनिया में 5-10 जगह बांट दो लोगों को और वो पैसा भेजेंगे हमारे इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद करके। ये चिंता का विषय है। और इसमें कुछ रिसेंट डेवलपमेंट भी गुजरात के चुनाव के दौरान देखने को मिले। जैसा कि मैंने आपको कहा 15 दिन की विंडो देखने को मिलती है। गुजरात के चुनाव के दौरान में सरकार एक नया चीज लेकर आई थी इसमें और कहा था बाकी महीनों तो ठीक है, 15 दिन की विंडो बड़ी बढ़िया बात है, लेकिन जो चुनावी महीना होगा यानी कि जब चुनाव की डेट की घोषणा कर दी जाएगी और जब चुनाव तक हमारा एक्चुअली चुनाव होने वाला है तब एक्स्ट्रा 10 दिन और मिलेंगे, यानी विंडो 10 दिन एक्स्ट्रा और खुली रहेगी। है ना? चुनाव की घोषणा होने तक टाइम पीरियड से लेकर चुनाव होने तक आपको एक एक्स्ट्रा 10 दिन और मिल गया। कोई व्यक्ति जाकर खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है? ये खुला खेल है ब्लैक मनी को इस्तेमाल करने का और नंबर शो करता है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी इसके अंदर ज्यादा अमीर बन रही है और एक ही के पास सारा पैसा आ रहा है। जब वो विधायक खरीदे जाते हैं तो पैसा आया कहाँ से? कहीं से तो आया होगा। ये भी तो इसका परिणाम हो सकता है। हमारे नहीं लगाते, सवाल पूछ सकते हैं भैया जब इतने सारे विधायक खरीदे हैं तो पैसा कहीं से तो आया होगा डोनेशन के नाम पर ही सही। तो ये 64% डोनेशन आया आपके पास में ओवरऑल 10,000 करोड़ का, तो ये तो चिंता की बात है ये कि सब इसी के पास क्यों जा रहे हैं। इसीलिए वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है कि सर ये गलत चीज है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, इससे पारदर्शिता नहीं आती, ट्रांसपेरेंसी नहीं आती, इससे क्लियर जो खेल हो रहा है वो एक पार्टी के पास सब कुछ जाएगा, बाकी सब कमजोर। जब आपके पास में धनी नहीं है तो किस बात का प्रचार करोगे? कुछ भी करने का प्रयास नहीं कर सकते। ये एक समस्या यहाँ से नजर आती है। तो नो डाउट सरकार के कहने के अकॉर्डिंग चले, हमको दोनों पक्ष पता होना चाहिए। तो इसके कुछ फायदे भी है जिसमें सरकार ने हमारा कहा कि देखो सर इसके अंदर हमारा ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आएगी क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होगा हमारा, इसके अंदर जवाबदेही बनी रहेगी क्योंकि एसबीआई के पास में सारा डेटा रहेगा तो हम लोग पार्टी के बैंक अकाउंट्स के थ्रू हमारा डिस्क्लोज कर सकते हैं। कल को कोई भी प्रॉब्लम आया तो कैश को हमारा डिस्कस करेंगे, ये बात भी सही है। गोपनीयता बनी रहेगी, ये बात भी बढ़िया है। लेकिन चैलेंजेस को अगर हम काउंट कर लें, वही स्वार से वाला पार्ट हमारा स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, तो चैलेंजेस ज्यादा सीरियस जो डेमोक्रेसी के लिए सही चीज नहीं है। फिर आप तय कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली कि ये सीक्रेट बॉन्ड्स कितना सही है कितना नहीं है। मेरा काम था इसके दोनों पक्ष बताना, आपके अकॉर्डिंग आराम से तय करिए। उम्मीद है कि क्लियर होगा क्या इशू है और क्यों मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो प्लीज पूछ लीजिए अगर कोई डाउट हो। ये
हमको नेक्स्ट समस्या यहाँ पर नजर आती है। सर इस तरह से जब इलेक्शन होने को रहते हैं तब बहुत सारी वैकेंसी निकल जाती है, तो क्या बाद में इतने लोगों को हायर करते होंगे? धनंजय ऐसा नहीं होता है, जब इलेक्शन वाला जो पॉलिटिकल पार्टी से घोषणाएँ होती है, इलेक्शन में के साल के दौरान में एग्ज़ाम बहुत कम होते हैं। फिर भी मान लिया जाए कल को अगर एग्ज़ाम करवा भी लो एग्ज़ाम से पहले क्योंकि ये हो भी जाता है कई बार हमारा, तो रिजल्ट आने की संभावना इमीडिएटली हो नहीं सकती क्योंकि चुनाव वाले साल में ये सारी घोषणा की गई है। तो चुनाव का एग्ज़ाम तो पहले करवा लोगे, लेकिन बाद में रिजल्ट कब निकालोगे? नियुक्ति कब करोगे? वो अगर सरकार बदल गई, तो हो सकता है पूरी की पूरी प्रक्रिया हट जाए या लंबित रखी जाए, ये भी चांसेस हमको देखने को मिलता है। क्या पता वैकेंसी के नंबर ही चेंज कर दिया। ये समस्या हमको ज़रूर देखने को मिलती है। तो वो चुनाव के भरोसे रहने का कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ हमारा मोटिव है। क्लियर? बिल्कुल सही कहा, जैसे कि अभी एसएससीजीडी की पोस्ट बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, अब भाई ये तो करना ही पड़ेगा, चुनाव जो जीतना है हमारा। ये तो हुआ नेक्स्ट समस्या। अब अगला पॉलिटिकल पार्ट, एक समस्या और है, वो है क्रिमिनलाइजेशन यानी अपराधीकरण। वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ डेटा ये कहता है कि सर ओवरऑल लोकसभा के अंदर जो हमारा एमपी है, उसमें से 40% के आसपास के लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर हीनियस क्राइम के केस, हीनियस क्राइम मीन्स मर्डर, मल्टीपल मर्डर्स, किडनैपिंग, रैंसम, हवाला, रेप केसेस, इस तरह के केसेस हैं, इंक्लूडिंग 23% के आसपास राज्यसभा के अंदर भी, और हर राज्य की स्थिति बड़ी अलग-अलग नजर आती है। अगर हम यही हमारा छोटा-सा डेटा लेकर भी चले लोकसभा और राज्यसभा का, तो इतने सारे लोग कर क्या रहे हैं? इनको तो लॉ बनाना था। वहाँ पे जो लोग बैठते हैं एमपी, एमएलए हमारे, वो तो कानून बनाने का काम करते हैं। तो अपराधी कब से कानून बनाने लगे? लेकिन आज की तारीख में हमको ये चीज़ देखने को मिलती है। क्यों? कारण राजनीति का इतना अपराधीकरण क्यों हुआ? कारण क्या है? आपको क्या लगता है? कि इतने सारे पॉलिटिशियंस जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं, चाहे साबित नहीं हुआ होगा, आरोप लग रहा है, केसेस चल रहे हैं समथिंग मान लो, लेकिन नंबर कम भी नहीं है, जो हीनियस क्राइम के केसेस देखने को मिलते हैं, छोटे-मोटे तो हमने काउंट भी नहीं किए। तो फिर इतने सारे लोग वहाँ पहुँचे कैसे? कारण कौन है? सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट मान सकता है, इधर पॉलिटिकल विल नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। अदरवाइज़ कोई सरकार अगर पावर में आई है हमारा, तो लॉ बना सकती है और कह सकती है कि भैया अगर किसी भी तरह का कोई पर्टिकुलर हमारा ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई हीनियस क्राइम का कोई केस चल रखा है हमारा, कोई भी तरह का केस, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, पहले आप दोस्त मुक्त हो जाओ, फिर जाकर के आप हमारी चीज़ कर सकते हो। बिल्कुल सही कहा। हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल यानी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नज़र नहीं आती, उसकी कमी नज़र आती है, सरकार जिम्मेदार है। और बताओ, ये तो एक हुआ, ओनली सरकार थोड़ी जिम्मेदार है। और कौन जिम्मेदार है इस चीज़ को बढ़ाने को लेकर? बिल्कुल सही कहा, हम खुद। वोट कौन करता है? आप। क्यों वोट किया? पता नहीं था कि जिसको वोट कर रहे हो उसके ऊपर केस हो रखे हैं, तो फिर कैसे पहुँच गए वोट? सबसे बड़ी जिम्मेदार हम खुद हैं। पॉलिटिकल पार्टी की इच्छा शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि चेंज आप नहीं चाहते। जब चेंज आप नहीं चाहोगे तो सामने वाला क्यों करेगा? वो तो कहेगा बढ़िया भाई हम तो ऐसे व्यक्ति को लेकर आएँगे जिसके ऊपर 2-4 केस हो जाए, तो अमीर भी होगा, समाज में डर भी होगा और ऐसी पर्टिकुलर स्थिति के अंदर वो पैसा ला करके बहुत सारा लुटाएगा, तो हम लुटा करके पैसा लेकर के वोट देकर आ जाएँगे। रहना तो यही है, चुनाव हार गए तो फिर उस गुंडे से पंगा कौन लेगा? जाकर के वोट कर देते हैं। डर भी है कारण, पैसा ला करके बहुत सारा है भई हम क्यों लेगा? सही कहा, कोई हीनियस राजनीति भी नहीं है। लेकिन हमारे पास एमपी भी एसएससी नंबर ही चेंज करोगे, वो अगर सरकार बदल गई, तो हो सकता है पूरी की पूरी प्रक्रिया हट जाए या लंबित रख दी जाए, ये भी चांसेस हमको देखने को मिलता है। क्या पता वैकेंसी का जैसे कि अभी एसएससी की पोस्ट बढ़ा दी, वो है 40 रैंसम, हवाला, रेप केसेस, इस तरह के केसेस हैं, इंक्लूडिंग 23% के आसपास राज्यसभा के अंदर भी, और हर राज्य की स्थिति बड़ी अलग-अलग नजर आती है। अगर हम यही हमारा छोटा-सा डेटा लेकर भी चले लोकसभा और राज्यसभा का, तो इतने सारे लोग कर क्या रहे हैं? इनको तो लॉ बनाना था। वहाँ पे जो लोग बैठते हैं एमपी, एमएलए हमारे, वो तो कानून बनाने का काम करते हैं। तो अपराधी कब से कानून बनाने लगे? लेकिन आज की तारीख में हमको ये चीज़ देखने को मिलती है। क्यों? कारण राजनीति का इतना अपराधीकरण क्यों हुआ? कारण क्या है? आपको क्या लगता है? कि इतने सारे पॉलिटिशियंस जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं, चाहे साबित नहीं हुआ होगा, आरोप लग रहा है, केसेस चल रहे हैं समथिंग मान लो, लेकिन नंबर कम भी नहीं है, जो हीनियस क्राइम के केसेस देखने को मिलते हैं, छोटे-मोटे तो हमने काउंट भी नहीं किए। तो फिर इतने सारे लोग वहाँ पहुँचे कैसे? कारण कौन है? सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट मान सकता है, इधर पॉलिटिकल विल नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। अदरवाइज़ कोई सरकार अगर पावर में आई है हमारा, तो लॉ बना सकती है और कह सकती है कि भैया अगर किसी भी तरह का कोई पर्टिकुलर हमारा ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई हीनियस क्राइम का कोई केस चल रखा है हमारा, कोई भी तरह का केस, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, पहले आप दोस्त मुक्त हो जाओ, फिर जाकर के आप हमारी चीज़ कर सकते हो। बिल्कुल सही कहा। हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल यानी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नज़र नहीं आती, उसकी कमी नज़र आती है, सरकार जिम्मेदार है। और बताओ, ये तो एक हुआ, ओनली सरकार थोड़ी जिम्मेदार है। और कौन जिम्मेदार है इस चीज़ को बढ़ाने को लेकर? बिल्कुल सही कहा, हम खुद। वोट कौन करता है? आप। क्यों वोट किया? पता नहीं था कि जिसको वोट कर रहे हो उसके ऊपर केस हो रखे हैं, तो फिर कैसे पहुँच गए वो? सबसे बड़ी जिम्मेदार हम खुद हैं। पॉलिटिकल पार्टी की इच्छा शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि चेंज आप नहीं चाहते। जब चेंज आप नहीं चाहोगे तो सामने वाला क्यों करेगा? वो तो कहेगा बढ़िया भाई हम तो ऐसे व्यक्ति को लेकर आएँगे जिसके ऊपर 2-4 केस हो जाए, तो अमीर भी होगा, समाज में डर भी होगा और ऐसी पर्टिकुलर स्थिति के अंदर वो पैसा ला करके बहुत सारा लुटाएगा, तो हम लुटा करके पैसा लेकर के वोट देकर आ जाएँगे। रहना तो यही है, चुनाव हार गए तो फिर उस गुंडे से पंगा कौन लेगा? जाकर के वोट कर देते हैं। डर भी है कारण। लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है, ओनली डर कारण नहीं है। उस गुंडे की आपराधिक प्रवृत्ति नज़र नहीं आती है। हम वोट देते हैं कास्ट के नाम पे। क्यों? आप जब इसी चीज़ को देख करके वोट देते हो, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता वो कितना बड़ा क्रिमिनल है। जब धर्म को देख करके या कास्ट को देख करके वोट दिया जाएगा, तो यही हालात बनेंगे। वो यही कहेगा भैया मैं तुम्हारा प्रतिनिधि, तुम्हारी जाति का प्रतिनिधि, अपनी जाति के लिए ये चीज़ की हमारा। तो गैंगस्टर के भी लोग हमारा समर्थक आ जाते हैं। और वो भी देख लो वो एक पंजाब के अंदर खालिस्तान वाला जो है, क्या नाम था उसका नाम भूल गया हम लोग। अभी जिसने अपना सरेंडर की पर्टिकुलर शर्तें रखी है, जिसको भिंडा वाले 2.0 हमने पढ़ा था। वो व्यक्ति भी तो क्या कर रहा है? लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं। भारत में ही उसी का समर्थन। ये चीज़ हमको देखने को मिल रही है और बाहर तो है ही। कैसे आपने उस तरह के पर्टिकुलर व्यक्ति को हमारा समर्थन दे दिया, जबकि आप देश के अंदर हमारा इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता बनाए रखने की बात करते हैं। ठीक है, कभी किसी टाइम पीरियड में मांग हुई होगी। अंग्रेजों के टाइम पीरियड के अंदर, मुगलों के काल के अंदर हमारा खालसा पंथ की स्थापना हुई होगी और वहाँ एक पवित्र धरती की बात की थी। लेकिन अब तो डेमोक्रेसी आ गई, अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए। अब वो पर्टिकुलर पार्टी कैसे हो सकता है? और आज मांग करो भैया अलग करके खालिस्तान बना, नहीं हो सकता। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ये जो इतने सारे क्रिमिनल बढ़ रहे हैं, सिर्फ कारण पॉलिटिकल विल नहीं है। हम भी है, हम लोग ऐसे लोगों को वोट देते हैं। नोटा दबाने का वैसे भी फायदा नहीं है। अगर नोटा गलती से जीत भी गया, 5 कैंडिडेट खड़े हुए थे और नोटा जीत जाता है उसमें से, तो भी कोई मीनिंग तो बनता नहीं है। इसलिए लोग हमारा नोटा दबाते भी नहीं है कि भाई किसी को वोट देंगे, चलो अपने जाति वाले को वोट देते हैं। अब पता नहीं जाति वाले के ऊपर कितने केस चल रहे होंगे, लेकिन अपनी जाति पता है तो वोट दिया जाएगा। सबसे बड़ा कारण जो है वो आप है, लेकिन इसके अंदर और भी कुछ कारण है। क्या? जैसे हमारा ओवरऑल जो मशीनरी है, वो भी अपने आप में एक दिक्कत वाला है। जब पता है पहले से केस चल रहा है, तो क्यों ना इस तरह के केसेस को कोई व्यक्ति अगर हमारा चुनाव लड़ने की प्लानिंग करता है, पार्टी टिकट वगैरह देती है या नॉमिनेशन वगैरह करता है, तो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया जाए। कुछ मामलों को लेकर इसी जिसमें हमारा जल्दी न्याय देने की संभावना हो सकती है, वो भी तो किया जा सकता है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर। जब फास्ट ट्रैक कोर्ट अलग-अलग तरह के केसेस के अंदर बनाने की संभावना नजर आ सकती है, तो मान लो किसी भी तरह के पर्टिकुलर केस हो रखे हैं, तो लगा भैया इसको भी। तब 1 महीने के अंदर किसी की हमारा सिलसिला रद्द कर सकते हो आप, स्टे लगेगा पर्टिकुलर केस को। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो कानून की जो समस्या है, वो भी अपने आप में चैलेंजिंग पार्ट है हमारा, ऐसा कुछ हो नहीं पाता।
इसीलिए ये इतने सारे लोग आपको वर्तमान में जो जिनके ऊपर हिनेस क्राइम के केसेस हैं, वो हमको वहाँ पर बड़े हुए दिखाई देते हैं कि क्यों इस तरह की चीज़ें हमको नज़र आ रही है और इतने सारे लोग कैसे पहुँच रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ा जो दोषी है वो हम ही हैं, सरकार भी नहीं है, कोर्ट भी नहीं है, सबसे बड़े दोषी हम ही हैं क्योंकि जानते हुए भी आप वोट देते हो। ये चीज़ इसीलिए बढ़ गई है और क्योंकि हम नहीं करते इस तरह का पॉलिटिकल पार्ट हमारा, ऐसी स्थिति में सामने वाला भी नहीं करता। यानी कि आपके जो प्रतिनिधि नहीं करते, ये छोड़ो जनता को भी यही चाहिए हमारा और यही वो रीज़न है कि ये 2 रीज़नों के कारण हमारा ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है और नंबर कम नहीं है। ये नंबर हमारा लोकसभा राज्यसभा का भी हमको ऐसा नज़र आता है। एमएलसी की वोट प्रक्रिया क्या है? एक्ज़ैक्टली वही जैसे हम लोग पर्ची बाँटते थे प्रेसिडेंट के टाइम पीरियड के अंदर, वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पीरियड के अंदर, एमएलसी की वोट प्रक्रिया में वही विधानसभा के अंदर वैसी पर्चियाँ बढ़ती है। अब ये तो हुआ इश्यूज़ यानी कि समस्या क्या है? अब समस्या जब पता लग गई तो ये भी जान लेते हैं कि इतने सालों से हमारी सरकार क्या कर रही है इन समस्याओं का हल करने के लिए। अब भी जैसे हम लोग पर्ची बाँटते थे प्रेसिडेंट के टाइम पीरियड के अंदर, वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पीरियड के अंदर, एमएलसी की वोट प्रक्रिया में वही विधानसभा के अंदर वैसी पर्चियाँ बढ़ती है। अब ये तो हुआ इश्यूज़ यानी कि समस्या क्या है? अब समस्या जब पता लग गई तो ये भी जान लेते हैं कि इतने सालों से हमारी सरकार क्या कर रही है इन समस्याओं का हल करने के लिए, या जुडिशरी ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया। तो भैया सरकार ने सबसे पहले जो चीज़ कर रखी है हमारा, वो है उम्मीदवार के खर्चे की सीमा को लिमिट करने की कोशिश की है। ऐसा रूल में लिखा हुआ है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, चुनाव आचरण नियम 19 सेक्शन के अकॉर्डिंग नियम नंबर 90 रूल नंबर 90 में कह रखा है कि लोकसभा के अंदर जब इलेक्शन होगा तो एक कैंडिडेट जो पैसा खर्च करेगा हमारा, वो 70 से लेकर के 95 लाख तक करेगा। पहले 70 लाख तक की लिमिट हुआ करती थी, लेकिन लास्ट जो यूपी के चुनाव हुए उस दौरान इसको चेंज कर दिया गया था और 70 से लेकर के 95 लाख अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग अकॉर्डिंग मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट। और जब राज्य के अंदर चुनाव होंगे तो 28 से लेकर के 40 लाख रुपए राज्य पर डिपेंड करता है। गोवा जैसे छोटे राज्य है, हमारे सिक्किम जैसे छोटा राज्य है तो 28 लाख, यूपी जैसा बड़ा राज्य है तो 40 लाख रुपए तक खर्च किया जाएगा। ये फिलहाल लिमिट लगा रखी है। ये प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। इतना एक कैंडिडेट खर्च करता है, लेकिन ये ओनली ऑन पेपर है। एक्चुअल में खर्चा इसका कई गुना ज़्यादा होता है, लेकिन आपको जो रिकॉर्ड देना है चुनाव आयोग को कितना खर्चा किया चुनाव जीतने के बाद में, रिजल्ट के बाद में, उसी के बीच में होना चाहिए क्योंकि लॉ ये कहता है इससे ज़्यादा कर नहीं सकते, तो फिर ज़्यादा खर्च कैसे होता है? पर्ची तो दिखाई जा सकती होगी ना हमारी, चुनाव आयोग कह देगा ये किसने किया। ये करते हैं भाई बंधु के नाम पर, मतलब आपको पता है कि भैया आप चुनाव लड़ने वाले 40 लाख तक खर्च कर सकते हो, तो आप 40 लाख का हिसाब करते हो, लेकिन बाकी के बिल अपने नाम पर नहीं बनवाते, समर्थक के नाम पर, रिश्तेदार के नाम पर, किसी सपोर्टर के नाम पर देख लो। जैसे हमारे चाहिए थे, उनने हमारे प्रचार के लिए एक भोजन का आयोजन कर दिया, अब हम कैसे मना कर सकते हैं? चुनाव आयोग उसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि किसी चहेते ने कर दिया। अब पैसा जब खर्च करना है, पता है रूल कहता है 40 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, तो कौन ऐसा इंसान होगा जो अपने नाम पर 40 लाख से ज़्यादा बिल बनवाएगा? नॉट पॉसिबल। ऐसी स्थिति में खर्चा बहुत होता है, लेकिन बिल किसी और नाम पे होता है और समर्थक पर तो आप दायर नहीं कर सकते और ना समर्थक से उसका खर्चा मान सकते हो कि तुमने क्यों किया। इसीलिए ये जो लिमिट लगा के रखी है ये इनइफेक्टिव, कोई मीनिंग नहीं। सबको पता है चुनाव भारत के अंदर कितने महंगे होते हैं, क्या होता है 95 लाख रुपए से कुछ भी नहीं, एक रैली निकाली जाए तो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार ने प्रयास किया तो पता होना चाहिए हमको कि भैया प्रयास क्या किया लॉ बना करके। अगला पड़ेगा और क्या सरकार ने प्रयास किया, फिलहाल के लिए यही कर रखा है। दूसरा प्रयास सरकार ने किया जरूर था, हमारा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की चीज़ को लेकर लिमिट लगा के रखी है ये इनइफेक्टिव, कोई मीनिंग नहीं। सबको पता है चुनाव भारत के अंदर कितने महंगे होते हैं, क्या होता है 95 लाख रुपए से कुछ भी नहीं, एक रैली निकाली जाए तो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार ने प्रयास किया तो पता होना चाहिए हमको कि भैया प्रयास क्या किया लॉ बना करके। अगला पड़ेगा और क्या सरकार ने प्रयास किया, फिलहाल के लिए यही कर रखा है। दूसरा प्रयास सरकार ने किया जरूर था, हमारा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की चीज़ को लेकर के, लेकिन वो तो कोई बढ़िया प्रयास नहीं हुआ, नुकसानदायक प्रयास ज़्यादा है, इसलिए यहाँ लिखना पड़ा। फिर इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ चीज़ें की है। आज से कुछ समय पहले वोटर आईडी कार्ड जैसे पर्टिकुलर प्रोविजन लेकर आए गए थे ताकि धांधली को रोका जा सके, मल्टीपल हमारी वोटिंग को रोका जा सके। लेकिन आज के टाइम में बात किया जाए तो 2 इनिशिएटिव देखने को मिलते हैं पिछले कुछ सालों के अंदर हमारा जो कि ठीक है। एक है स्वीप यानी कि सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। आसान भाषा में कहूँ तो जो मतदाता है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और वोट डालने आए, उसके परसेंटेज को बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा इलेक्शन कमीशन ने स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर वोट की वैल्यू लोगों को समझाई गई है, वोट डालना जरूरी क्यों होता है हमारा, ये सब इलेक्शन कमीशन ने समझाया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलें और वोट डालें। प्रयास अच्छा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप अपनी बात कम रख पाओगे जब घर से बाहर निकल के वोट का बटन दबाओगे, तो इसलिए वोट तो देना चाहिए। चाहे वोटर दबाओ एक बात अलग है या किसी और पार्टी को भी दो, लेकिन वोट तो देना चाहिए हमारा। तो ये प्रयास अच्छा है। दूसरा पार्ट पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन को लेकर के नया प्रयास हमारा किया गया है। वो पॉलिटिकल प्रयास क्या है कि सर अब आपको ऑफिस के धक्के खाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ऑनलाइन पोर्टल है हमारा, वहाँ जाइए, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, जो भी रिक्वायर्ड है हमारा इलेक्शन कमीशन के इस पर्टिकुलर पोर्टल पर नाम है इसका पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, और फिर ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन उन हमारे डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगा। कल को कोई प्रॉब्लम आएगी उसके अंदर तो आपको मैसेज आ जाएगा, आपको हमारा वहीं पर पोर्टल पर डॉक्यूमेंट डालना जिसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम आई है हमारा, एंड देन आप आराम से हमारा क्या कर सकते हो, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, ट्रैक भी कर सकते हो कि नेशनल लेवल की पार्टी के लिए अप्लाई किया था हमने तो वो एप्लीकेशन प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा, स्टेट लेवल के लिए किया था तो कहाँ तक पहुंचा, ये चीज आसानी से की। कुछ चेंजेस और भी इलेक्शन कमीशन ने किए, लेकिन चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए, वोटर की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक हमने रिसेंटली पढ़ा था कि एनआरआई जो है हमारे, वो हमारे क्या कर सकते हैं, ई पोस्टल बैलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया एनआरआई के पर्टिकुलर हमारे ओवरऑल पूरे प्रोसेस को लेकर जो प्रपोजल दिया गया है हमारा ई पोस्टल बैलेट को, ये भी एक अच्छा प्रयास है क्योंकि इतने सारे ये लोग हमारे एनआरआईज जो कि वहाँ पर दूसरे देशों में रह रहे हैं, वहाँ से पैसा भेज रहे हैं, भारतीय नागरिक अभी भी है, तो एटलीस्ट उनका वोट भी तो काउंट होना चाहिए। आज की तारीख में उनको हमारा आकर के वोट करना पड़ता है, यानी कि भारत में आकर के अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में आकर के वोट करना पड़ता है हमारा। लेकिन जैसे हमारी गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं जो जिनकी ड्यूटीज होती है या फिर सीमा के ऊपर हमारी ड्यूटी है, आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के हमारे कर्मचारी है, उनको इसी तरह का पर्ची दिया जाता है, इसको भर के वो भेजते हैं हमारा वापस इलेक्शन कमीशन के पास में अपने अथॉरिटीज डिफरेंट अथॉरिटीज के थ्रू। तो वो एक बढ़िया प्रयास हमको देखने को मिलता है कि हाँ, आपने वोट काउंट बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा एक भी प्रयास नहीं है जो कि ये शो करे कि इलेक्शन को फ्री और फेयर करवाने के लिए या इन समस्याओं का समाधान करने के लिए किया गया। कारण लास्ट क्लास में पढ़ा था, जैसा जो पोस्ट पर जा रहा है वो पर्टिकुलर व्यक्ति कुछ ही महीनों के लिए जा रहा है, वो सब कुछ प्रयास ही नहीं करता। टीएन सेशन के टाइम पीरियड के अंदर, यानी कि 1990 से लेकर 96 के टाइम पीरियड के अंदर वोटर आईडी कार्ड का सिस्टम आया था, जिसके थ्रू फोटो लगने स्टार्ट हुए थे। पहले ये चीज नहीं हुआ था क्योंकि वो व्यक्ति पूरे 6 साल वहाँ था, तो उसने इस प्रोसेस को पूरा अच्छे से सेटअप भी किया। ये क्यों आपको एक भी नया प्रयास देखने को नहीं मिला जो कि पारदर्शिता की तरफ हो, ट्रांसपेरेंसी की तरफ हो? क्योंकि उस पोस्ट पर बैठे वाला व्यक्ति अब उतना ज्यादा फ्रीडम या स्वतंत्रता फील नहीं करता, कारण हमने कल चर्चा किया। क्लियर? अब रही सही कसम बस्ती हमारी किसके ऊपर, जुडिशरी। उसने बड़ा ठीक ठाक प्रयास किया, सरकार ने तो एक ही प्रयास किया, लिमिटेशन वाला पर्टिकुलर पार्ट और इलेक्शन कमीशन रिसेंटली कुछ खास प्रयास किया नहीं जिसके थ्रू ट्रांसपेरेंसी आ पाए हमारा। बाकी जो किया हमने चर्चा कर और इलेक्शन कमीशन रिसेंटली कुछ खास प्रयास किया नहीं जिसके थ्रू ट्रांसपेरेंसी आ पाए हमारा। बाकी जो किया हमने चर्चा कर ली। जुडिशरी ने कुछ केसेस के थ्रू निर्णय दिए थे जो थोड़ा रिमार्केबल डिसीजंस। केस के नाम याद रखने आप लोगों को, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एक संस्था है एडीआर हमारी, इसके थ्रू एक केस दायर किया गया था 2004 में। तब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि भैया जो भी पर्टिकुलर व्यक्ति चुनाव में हमारा चुनाव एक कैंडिडेट बनकर एक उम्मीदवार बनकर जाएगा, उस व्यक्ति को अपने उस डॉक्यूमेंट के अंदर, नॉमिनेशन के उस पत्र के अंदर अपनी सारी संपत्ति को डिक्लेयर करना पड़ेगा और जितने भी आपराधिक केस चल रहे हैं, भले सजा हो गई हो या नहीं हुई, वो सब डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्यों? ताकि जनता तक जानकारी पहुंच पाए। 2002 से पहले ये नहीं हुआ करता था।
जनता तक जानकारी पहुंच पाए कि भैया लास्ट चुनाव के अंदर एक व्यक्ति आया था जिसने कहा था मेरी संपत्ति 10 लाख रुपया है, ओवरऑल गाड़ी मेरे पास है नहीं, जमीन मेरे पास एक पुश्तैनी पड़ी है, पता लगा 5 साल बाद और चुनाव लड़ना आया, जब स्कीम में रखा कि भैया मेरे पास जो है 1 करोड़ रुपया संपत्ति है, हमने तो ज़्यादा नहीं बढ़ाई, बस 1 करोड़ ही बढ़ाई। तो जनता को पता तो लगे कि 5 साल में ऐसा क्या किया कि कैसे आपका एक 10 लाख से लेकर के हमारा 1 करोड़ हो गया। या फिर आजकल ये भी होता है कि ये तो बहुत कम नंबर है, न्यूज़ तो ये भी बताती है चुनाव के दौरान कि भैया इन 5 सालों के दौरान में 200%, 300%, 400% आपकी जो है ग्रोथ होती हुई दिखाई दी है और वो नंबर और ज़्यादा करोड़ों में होता है हमारा। तो ये जो केस था हमारा, उसके थ्रू ही आपको पता लगता है कि किसके ऊपर कितने केसेस हो रखे हैं या किसकी क्या संपत्ति है, पहले कितनी थी, अब कितनी हुई है, ताकि जनता अवेयर हो सके। इसका जो इंपॉर्टेंस है इस केस का, उसे यही है कि जनता को पता लगे कि जिसको वोट देने वाले हो आप हमारा, वो हमारा कितना बड़ा अपराधी हो सकता है केसेस के अकॉर्डिंग, और कितना बड़ा उसने हमारा कमाई भी की है, अगर लीगल तरीके से की है, इलीगल तरीके से की है, वो जनता को जाने। तो ये एक रिमार्केबल डिसीजन हमारा सुप्रीम कोर्ट का था। दूसरा केस एक और था, रमेश दयाल वर्सेस जेडब्ल्यू 2005। यहाँ पर ये कहा गया हमारे कोर्ट के द्वारा कि मान लो एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ने वाला है उसका केस चल रहा है, ऑलरेडी केस रन हो रहा है हमारा, और जिस दिन चुनाव होने वाला है और नॉमिनेशन भरने वाले, चलो नॉमिनेशन का डेट बता दो, चुनाव होने का बात की बात, नॉमिनेशन का पर्टिकुलर हमारा फॉर्म भरने वाले हो और उसी दिन रिजल्ट आता है, तो फिर डिस्क्वालीफाइड, यानी कि अब आप हमारा चुनाव नहीं लड़ सकते। ये जजमेंट हमारा रमेश दयाल केस के अंदर देखो। इसका जो नॉमिनेशन भरा जा रहा है हमारा, या नॉमिनेशन का आखिरी दिन है या 2-4 दिन जो बच रखे हमारे, उस दौरान में कोर्ट का डिसीजन आ जाए और उस दौरान उस एमपी एमएलए या कोई भी चुनाव लड़ रहे हो हमारा, उसको दूसरी ठहरा दिया जाए, अब उसको हमारा आगे चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, यानी कि उसका नॉमिनेशन कैंसिल। ये बढ़िया काम किया आपने, एटलीस्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट तो नहीं बनाया, लेकिन मान लो गलती से किसी का कोई पर्टिकुलर केस पेंडिंग होगा और हमारा डिसीजन आ भी जाए तो उसको रोका जा सकता है। ये बढ़िया काम है, एटलीस्ट अपराधी को चुनाव तो नहीं लड़ने दिया, अपराधी को हमारा चुनाव तो नहीं लड़ने दिया गया, ये बढ़िया काम है। नेक्स्ट पॉइंट, लीगल थॉमस केस आजकल बड़ा चर्चाओं में डिटेल में डिस्कस भी किया गया है। इसने क्लियरली कह दिया अपने इस पर्टिकुलर जजमेंट के थ्रू, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को अगर सजा होती है, चाहे वो कैंडिडेट हो यानी चुनाव लड़ रहा हो हमारा, या फिर सिटिंग यानी कि पहले से एमपी एमएलए या किसी पोस्ट पे बैठा हो, तो ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इमीडिएट इफेक्ट्स। वर्तमान में इसमें क्या कमियां है हमने चर्चा की है और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब सुनता कब सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन नहीं, नो डाउट कि लीगल थॉमस केस में रिमार्केबल हमारा जजमेंट हुआ करता था। तो उस समय के अकॉर्डिंग जब रिलीज किया गया था, जब जजमेंट आया था तो बढ़िया था और अब तक इसका बढ़िया यूज हुआ है। मिसयूज रिसेंटली इस 2023 के 3 महीनों के अंदर और 2022 के लास्ट 2 महीनों के अंदर हमको देखने को मिला, जहां मोहम्मद फैसल नाम के एक पर्टिकुलर लक्षद्वीप के एमपी हुआ करते थे, उनकी भी मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया गया था। वो क्लास में पढ़ा था और रिसेंटली खबर ये है कि वापस से उनको अपनी मेंबरशिप दे दी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उपचुनाव करवाने से मना कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। तो कन्विक्ट तो नहीं किया गया था, अभी तक मामला चल रहा है, मोहम्मद फैसल के ऊपर जो आरोप लगे थे उसको लेकर के कोर्ट के अंदर, लेकिन कोर्ट का डिसीजन आने से पहले सरकार ने खुद ने क्या कर दिया हमारा, उसको रिवाइव कर दिया वापस से। ये 2-3 दिन पहले की न्यूज़ थी, उम्मीद आपने कवर की होगी क्योंकि मोहम्मद फैसल का केस हमने पहले कवर कर लिया था, इसलिए न्यूज़ में अपडेट अब तक दिया नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा होगा। और वो भी इंटरेस्टिंग घटना थी, जब सरकार ने ये चीज़ की, वो सिर्फ उस एक दिन पहले करी जब सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुनाने वाला था। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला उससे एक दिन पहले सरकार ने रिवाइव कर दिया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि लोकसभा के इलेक्शन तो होने ही वाले हैं, ऐसी स्थिति में नए इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। तो सरकार को लगा इलेक्शन नहीं करवाना, करने का क्या फायदा। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आए उससे पहले ही उसने हमारी मोहम्मद फैसल की जो सदस्यता हुआ करती थी, एमपी जो हुआ करती थी लक्षद्वीप से, वो वापस लौटा दी। ये शो करता है कि आज इसको रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट है। सरकार ये हटा रही है, सरकार ही वापस दे रही है, राहुल गांधी के केस की बात नहीं कर रही, इसीलिए रिव्यू पिटीशन रिक्वायर्ड है। लेकिन नो डाउट लीगल थॉमस केस सुप्रीम कोर्ट का अच्छा जजमेंट था, मिसयूज तो अभी हुआ है। अंत में एक पॉइंट और भी आता है जिस पर आज भी सवाल उठता है, नोटा का केस है। नोटा केस के नाम से फेमस केस है हमारा, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ लॉ। और रिसेंटली खबर ये है कि वापस से उनको अपनी मेंबरशिप दे दी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उपचुनाव करवाने से मना कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगा दी थी। तो कन्विक्ट तो नहीं किया गया था, अभी तक मामला चल रहा है, मोहम्मद फैसल के ऊपर जो आरोप लगे थे उसको लेकर के कोर्ट के अंदर, लेकिन कोर्ट का डिसीजन आने से पहले सरकार ने खुद ने क्या कर दिया हमारा, उसको रिवाइव कर दिया वापस से। ये 2-3 दिन पहले की न्यूज़ थी, उम्मीद आपने कवर की होगी क्योंकि मोहम्मद फैसल का केस हमने पहले कवर कर लिया था, इसलिए न्यूज़ में अपडेट अब तक दिया नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा होगा। और वो भी इंटरेस्टिंग घटना थी, जब सरकार ने ये चीज़ की, वो सिर्फ उस एक दिन पहले करी जब सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुनाने वाला था। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला उससे एक दिन पहले सरकार ने वो रिवाइव कर दिया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि लोकसभा के इलेक्शन तो होने वाले हैं, ऐसी स्थिति में नए इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। तो सरकार को लगा इलेक्शन नहीं करवाना, करने का क्या फायदा। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आए उससे पहले ही उसने हमारी मोहम्मद फैसल की जो सदस्यता हुआ करती थी, एमपी जो हुआ करती थी लक्षद्वीप से, वो वापस लौटा दी। ये शो करता है कि आज इसको रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट है। सरकार ही हटा रही है, सरकार ही वापस दे रही है, राहुल गांधी के केस की बात नहीं कर रही, इसीलिए रिव्यू पिटीशन रिक्वायर्ड है। लेकिन नो डाउट लीगल थॉमस केस सुप्रीम कोर्ट का अच्छा जजमेंट था, मिसयूज तो अभी हुआ है। अंत में एक पॉइंट और भी आता है जिस पर आज भी सवाल उठता है, नोटा का केस है। नोटा केस के नाम से फेमस केस है हमारा, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस 2013 था, जहां क्लियर कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि सर जी ये जो नोटा वाला पर्टिकुलर पार्ट है हमारा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वोटर के पास जो हमारा ये इस केस के थ्रू नोटा वाला पर्टिकुलर आधार दिया गया था, इसको रद्द करवाने के लिए ही ये पर्टिकुलर पार्ट हमको इसके बाद देखने को मिला। ये वो केस है जो नोटा का पार्ट लेकर आया। ये वो केस है हमारा जो नोटा का ऑप्शन लेकर आया कि वोटर को हमारा नेगेटिव चॉइस को भी हमारा शो करने का पार्ट होना चाहिए और बैलेट पेपर के अंदर यानी वही ईवीएम के ऊपर हमारा नोटा का चॉइस होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को ये करने को कहा गया। प्रयास अच्छा था, नो डाउट इस केस के थ्रू नोटा का ऑप्शन देना प्रयास अच्छा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खुद ही इसको कमजोर कर दिया। कोर्ट में इसकी रिव्यू पिटीशन डालते हैं, क्या कहा कोर्ट ने कि सर नोटा अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटा ऐड करो और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदलने के लिए रिव्यू पिटीशन दायर की जाती है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा नोटा अच्छा नहीं है। नोटा मींस ऊपर जो 7-8 कैंडिडेट है अलग-अलग पार्टी के इंडिपेंडेंट, आपको कोई पसंद नहीं आया हमारा, आपने नोटा दबा दिया, नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इसलिए लेकर आया था कि सर मान लो सब ए बी सी डी 4 कैंडिडेट है, एक नीचे ऑप्शन हमारा नोटा भी होगा, अगर आपको ये भी पसंद नहीं है, 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 तो ये वाला दबा दो। इससे क्या होगा, इससे वहां का इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। क्यों? जीत गया कौन? नोटा। अगर ए को भी वोट बहुमत वाले नहीं मिले, बी को भी वोट बहुमत वाले नहीं मिले, सी को भी नहीं मिले, डी को भी नहीं मिले और नोटा जीत गया, यानी सबसे ज्यादा वोट अगर नोटा को मिले तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग उस जगह पर उस क्षेत्र के अंदर चुनाव वापस से करवाना पड़ेगा और जो पहले आपने कैंडिडेट खड़े किए थे वो वापस नहीं आने चाहिए, आपको नए कैंडिडेट लाने पड़ेंगे अगर नोटा जीतता है तो। ये नोटा से काम करता है। इलेक्शन कमीशन ने खुद ही इसको कमजोर कर दिया। कोर्ट में जाकर के कहा सर ये गलत बात है, कैसे सर एक तो पहले इलेक्शन करवाए, खर्चा करें उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर, उस क्षेत्र के ऊपर और नोटा जीत जाए तो फिर हमको तो वापस करवाने पड़ेंगे, फिर नोटा जीत गया तो क्या करो, ऐसे तो जनता चुनाव नहीं होने देगी। सुप्रीम कोर्ट ठीक है भैया और बताओ और क्या समस्या है। जैसा काम करते हैं दूसरा तरीका लेकर आते हैं, नोटा अगर जीत जाए बाई चांस तो इलेक्शन बदली करते हैं, रहने देते हैं जैसा इलेक्शन चल रहा था वैसा वैसा। नोटा के बाद में जो सेकंड हाईएस्ट वोट वाला है, यानी कि पूरी जनता ने जिसको नकार दिया है, नोटा देते हुए चुन लिया है कि हमको कोई नहीं चाहिए, नोटा के बाद जो सेकंड नंबर पर है उसको आप एमपी एमएलए घोषित करो, तो फिर इसका क्या फायदा होगा, हमारा तो मतलब ही नहीं रहा। तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि सर हम इसको एक हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में लेकर आ सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, यानी कि राजनीतिक दलों के, जो कि क्या करेगा, उनको एक सबक दे देगा कि भैया अगली बार जो है इनको खड़ा नहीं करना, क्योंकि जनता ने पिछले चुनाव में इसको नकार दिया था। सब पॉसिबल हो सकता है
कि पॉलिटिकल पार्टी एथिकल बात कर रहे हैं, नैतिकता की बात। करिए अगली बार एबीसीडी को लेकर नहीं आएंगे, पीक्यूआर को लेकर आएंगे, क्योंकि भैया पिछले वाले में नकार दिया था तो ठीक है कि इलेक्शन कमीशन ने बचा लिया। नोटा को खुद ही कमजोर कर दिया। आज अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नोटा जीत भी जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नोटा के बाद जो इंसान को सबसे ज्यादा वोट मिले उसको एमपी एमएलए बना देते हैं। ये तो हमारे इलेक्शन कमीशन के हालात है। इसीलिए सवाल उठता है पॉलिटिक्स पर। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति वहां बैठा है उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिली। सरकार अपने बंदे बैठा देगी तो क्या करोगे? यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदलने के लिए ही इलेक्शन कमीशन हमारा पहुंच गया। ये चीज कहते हैं कि हमारा खर्चा बढ़ गया है। ये नहीं सोचा कि जनता ने चारों लोगों को नकार दिया। एक बार जनता जागरूक भी हो जाए कि भैया तमिल को वोट नहीं देंगे, फिर किसको वोट दोगे? क्योंकि अगली बार तो वही आएंगे हमारा। ये नोटा इसीलिए आज वैल्यू नहीं लगता है। किसी टाइम पे तो बहुत वैल्यू लगता था, लोग डरते थे नोटा से, लेकिन आज कोई मतलब नहीं रहता हमारा। क्लियर? फिर भी ये 4 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आपको याद रखना विद नेम विद ईयर। अगर पूछा जाए क्या प्रयास किए गए, जुडिशरी ने बहुत ही रिमार्केबल प्रयास हमारे किया है। वो बात अलग है कि उनको कमजोर करने की कोशिश भी कई बार की गई है अलग-अलग पैटर्न पर। अब ये तो है क्या किया गया है। समस्या क्या थी, किया क्या गया ये तो हम समझ गए। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? तो पहले बात करते हैं विधायी, यानी कि कानून ला करके पार्लियामेंट क्या कर सकता है वो समझ। तो आपको पूछा जाएगा, आप अपनी खाली समस्या लिखोगे या बताओ, लेकिन इसको पढ़ ये तक कुछ सब आपको आइडिया इस्तेमाल होता है। उन्होंने वो है साइमल्टेनियस पुल, एक साथ मतलब आसान भाषा वो हमारे 2 लाख के व्यक्ति के बाद बस देश के अंदर इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे पहला सर देश की खत्म कौन कर। तो सोच के देखो, अगर 1 महीने जैसे आपने के अंदर आप कुछ खास कर नहीं सकते। और दूसरा बड़ा पार्ट और आता है कि बार-बार चुनाव होंगे तो बार-बार हमारा वही मोटे कोटा फंडा करेगा, तो हमारे लिए वो इकोनॉमिकल भी रहेगा, यानी किफायती भी रहेगा। उनको ट्रांसपोर्ट करो, इतने सारे लोगों की ड्यूटी लगाओ, सारी व्यवस्था करो, एक ही बार में कर देंगे। एक बार को ज़्यादा चाहिएगा, लेकिन एक ही बार में करने के खर्च समझ जाएंगे। ओवरऑल ये डेटा ये कहता है कि लोकसभा के इलेक्शन के अंदर हमारा ओवरऑल अगर ये एक साथ करवा दिया जाए तो अराउंड 4-5 करोड़ 4-5 हज़ार के आसपास का प्रोडक्ट सब बचा। अगर एक साथ करवा दिया जाए लोकसभा इलेक्शन के साथ तो ठीक है, इकोनॉमिकल भी मान लेते हैं हमारी भैया, इकोनॉमिकल रहेगा और ज़्यादा लोग की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी आपको। ऐसा भी इसके अंदर फिगर आता है। सर जब बार-बार आपको चुनाव नहीं करवाने पड़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा मैनपावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। बार-बार यहाँ टीचर को लगा दिया, यहाँ खत्म हुआ तो टीचर को यहाँ लगा दिया, इस व्यक्ति को यहाँ भेज दिया, वो भी नहीं रहेगा। नीड तो बढ़िया है, मतलब लगता तो है कि होना तो चाहिए। और लोग कहते हैं भी कई सारे लोग कि सर ये तो होना चाहिए। एक चीज़ और भी ऐड करना चाहिए, पीस इन सोसाइटी, समाज में शांति बनी रहेगी। जातिवाद धर्म का नाम लेकर के चुनाव में बार-बार हंगामा करना कहाँ तक सही है? एक ही बार करवा लो, 5 साल तो शांति से रहो। अभी इधर चुनाव आया, फिर जातिवाद धर्मवाद स्टार्ट हो गया, फिर इधर चुनाव आया तो जातिवाद धर्मवाद स्टार्ट हो गया। लोग बेचारे सुन के परेशान, आपस में लड़के परेशान। तो समाज के लिए तो बढ़िया चीज़ है, कर देना चाहिए ताकि 5 साल शांति रहे। लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो इसका काउंटर पार्ट है, बैलेंस आप करिएगा कौन सा आपको ज़्यादा ठीक लगता है, लेकिन काउंटर पॉइंट्स कि क्यों देश के अंदर आज की तारीख में ये चीज़ सही नहीं है, जबकि पहले एक्चुअल में हुआ करता था ओरिजिनली ऐसा पड़ेगा। पहला रीजन आता है वोटर को लेकर कि सर वोटर भ्रमित हो जाएगा, यानी कि कंफ्यूजन होगा वोटर के अंदर। कैसे? इमेजिन करके देखो कि आप एक गए और आपको मैंने कहा कि आपको एक ही टाइम पीरियड के अंदर 2 अलग-अलग तरह के डिसीजंस लेने हैं। पहला डिसीजन दूसरे के बिल्कुल काउंटर होना चाहिए। यानी एक अगर फैसला आप ले रहे हो तो दूसरा भी फैसला लेके आपके पास जो बिल्कुल उसका उल्टा है, उचित मत होना चाहिए। लाइक ऐसा समझ लो, एग्जाम के अंदर आपको इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि ये पेन हमको बेच के दिखाओ, ये पेन हमको बेच के दिखाओ। आपने बढ़िया-बढ़िया विशेषताएं बता दी। उसी इंटरव्यू में ये कह दिया इस पेन की वो कमियां बताओ जिसकी वजह से हमें खरीदना नहीं चाहिए। तो आपको अपने पॉइंट को काउंटर करना पड़ेगा। तो जब हमारा स्टेट के और सेंटर के इलेक्शन एक साथ होंगे तो वो वोटर भी इसी दुविधा में रहेगा कि एक बार तो उसने सेंटर का बटन दबाया और ए नाम की पार्टी को वोट दे दिया। उसी टाइम उसको ये भी कह रहे हो कि स्टेट के इलेक्शन के लिए भी पार्टी को वोट दे। कैसे हो सकता है वो एक ही बार में एक ही समय के अंदर ए को वोट दे रहा है, दूसरे के अंदर बी को वोट दे रहा है? संभावना बहुत कम है। ब्राजील के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया था, पुर्तगाल में भी हुआ था। 70-80% के आसपास चांसेस हैं कि वोटर जिसमें हमारा वोट दे रहा है एक पार्टी को, दूसरे भी उसी को देता है। यानी कि एक ही पार्टी को दोनों में वोट दे दिया गया। तो वोटर बेचारा ऐसे कंफ्यूज है क्योंकि उसकी राज्य की समस्या अलग है, नेशन की समस्या अलग है। केंद्र की सरकार आकर के उसके मोहल्ले की सड़क नहीं बनवाई और राज्य की सरकार जाकर के देश की सुरक्षा करेगी। तो ऐसी स्थिति में वोटर बेचारा किसको वोट दिया जाए? रिजल्ट क्या रहेगा? एक ही पार्टी के फेवर में चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। ये वन नेशन वन इलेक्शन ब्राजील ने पहले ट्राई किया है। पहले वाले समय में शुरुआत के जो 3 इलेक्शन हुए उसमें आपने खुद फेस किया होगा। अगर मैप उठा के हिस्ट्री उठा कर देखोगे पॉलिटिकल मैप्स को, तो जिसकी केंद्र में सरकार थी उसी की राज्य में सरकार थी। मोस्ट ऑफ द जगह कांग्रेस थी, बाकी क्यों नहीं थी? वही वाला पॉइंट है। लेकिन जब सरकारें घिरना स्टार्ट हुई, अलग-अलग समय में इलेक्शन होना स्टार्ट हुआ, तो वोटर को अपनी समस्या पता लगी। क्षेत्रीय पार्टियां वहां से उठी, रीजनल पार्टियां वहां से उठी, बाकी नेशनल लेवल की पार्टी फ्रंट हुआ करती थी। यही वो रीजन भी था कि राज्य के अंदर इतनी विभिन्नता होने के बावजूद भी एक एलिमेंट, बाकी के कारण भी एक एलिमेंट हमारा ये भी था कि वोटर जब नेशनल लेवल पर जिसको चुनता था, स्टेट लेवल में उसको चुनेगा। ये वोटर के अंदर कंफ्यूजन रहेगा और फिर उसकी स्टेट लेवल के मुद्दों को कौन सुनेगा? ये इसका काउंटर पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कि सर ये जो कहा जा रहा है ना, रिड्यूस मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी। हाँ, माना बार-बार नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन एक साथ करवाने के लिए भी तो मैन पावर चाहिए कि वो कहां से लाओगे? जब एक साथ आप इलेक्शन करवाओगे, लोकसभा के, राज्यसभा के, सॉरी विधानसभा के, तो लोकसभा क्षेत्र कितना बड़ा होता है, उसके लिए भी मदद चाहिए। विधानसभा का क्षेत्र उससे छोटा होता है, उसके अलग से ईवीएम चाहिए। बूथ भी आपको अलग-अलग बनाने पड़ेंगे, लोकसभा के लिए अलग, विधानसभा के लिए अलग। उस बूथ के ऊपर जो काम कर रहे लोग हैं, वो भी आपको अलग बनाने पड़ेंगे। वोटर लिस्ट भी आपको अलग-अलग बनानी पड़ेगी क्योंकि लोकसभा का क्षेत्र बड़ा है तो वोटर लिस्ट बड़ी है, विधानसभा का क्षेत्र छोटा है तो वोटर लिस्ट छोटी है। तो अलग-अलग हमारा इस तरह की व्यवस्था करोगे, उतनी मैन पावर तो है ही नहीं। उस समय जो जनसंख्या थी वो 30-40 करोड़ थी, आज 140 करोड़ है। बहुत ज़्यादा फर्क है। जब वन नेशन वन इलेक्शन होते थे देश के अंदर हमारा, तो माना कि आपको बार-बार मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पहला तो ये करवाने के लिए भी मैन पावर चाहिए, वो कहां से लाओगे? वो तो देखने को नहीं मिलती। तभी तो होता है कि चुनाव के दौरान में कई बार हम देखते हैं कि एक राज्य से व्यक्ति को बुला करके या फोर्स को बुला करके दूसरे राज्य की तरफ हमारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्या उसके लिए इनफ नहीं थी? वो मैन पावर तो चाहिए इतनी बड़ी सुरक्षा के लिए। वो चीज़ देना भी अपने आप में चैलेंज रहेगा। नामुमकिन नहीं है, लेकिन चैलेंज है। काउंटर पॉइंट इसका दूसरा ये भी आता है। एक पॉइंट और है जो हमको थोड़ा ठीक भी लगता है। सर मल्टी पार्टी सिस्टम के अगेंस्ट है कि भारत के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। यूएसए वाला सिस्टम नहीं है। 2 ही पार्टियां डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, चुन लो भैया जो चुनना है। यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां, हर एक के अपने-अपने मुद्दे हैं। जब वो बहुत सारी पार्टियां यहाँ आएगी, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, तो वोटर के सामने वो बात किस चीज़ पर रहेगी? क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी जो रहेगी हमारी, वो तो क्षेत्रीय मुद्दे की बात करेगी। किसान के मुद्दे, वहाँ के जो स्टेट के कर्मचारी उनके मुद्दे, और सेंटर की आएगी, वो कहेगी हमने सेंटर के पर्टिकुलर कर्मचारियों के सबका डीए बढ़ा दिया। अब भैया वो सेंटर का डीए बढ़ा ना, स्टेट का तो डीए नहीं बढ़ा, उसको क्या करोगे? उसकी तो पेंशन नहीं मिली, जो आज वर्तमान मुद्दा है। तो वो एक अपने आप में चिंता का विषय है कि भारत में यूँ तो मल्टी पार्टी सिस्टम नजर आता है। अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरह की पार्टियां, छोटी-छोटी पार्टियां बहुत सारी, नंबर हज़ारों के अंदर है। अगर हम सभी छोटी पार्टी को काउंट कर लें तो स्टेट लेवल के अलावा। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये बिल्कुल अगेंस्ट पार्ट है हमारा, वोटर का बात सुनने का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात, वो जो छोटी-छोटी पार्टीज़ है वो अपनी वॉइस खो दे, तो या इसका परिणाम एक ही निकलेगा कि भारत के अंदर वो जो रीजनल पार्टी है वो हमारा खत्म हो जाएगी। बड़ी बात तो सही नहीं है। कैसे पॉसिबल हो सकता है इस तरह का पार्टी? क्योंकि हम तो
फेडरलिज्म को मानते हैं, संघवाद को, और वो भी ऐसा फेडरलिज्म जो कि क्वासी फेडरल है, अर्धसंघवाद है। हमारा प्योर फेडरल नहीं है, शुद्ध संघवाद नहीं। अमेरिका की तरह नहीं है, स्टेट के मुद्दे अलग, सेंटर के मुद्दे अलग। यहाँ तो साथ में चर्चा होती है। तो जब पार्टियां ही हमारी कमजोर हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति के अंदर जनता के मुद्दे कौन रखेगा? आपने चुनाव के दौरान देखा होगा कि जो लिस्ट है हमारी, सॉरी, पेट्रोल की प्राइसिंग है, वो कम हो जाती है या थाम दी जाती है। क्यों? क्योंकि चुनाव होने वाला है, मुद्दा बना सकती है पार्टी। जब एक साथ इलेक्शन होंगे तो 5 साल तुमको कोई पूछने नहीं आएगा। चलो क्या फर्क पड़ता है, 5 साल बाद देखिए। तो वो जो एक बेनिफिट दिखता है जनता को कि भैया राज्य की सरकार ने मेरे लिए काम किया कि नहीं किया, मैं अगली बार में दिखा दूंगा उसको। अब उसको और इंतजार करना पड़ेगा कि इस बार नहीं दिखाएगा, दूसरे राज्य में चुनाव होंगे ना, वहाँ बता देंगे कि किस तरह से ये चीज़ होगी, वो खत्म हो जाएगा। तो इसका एक नुकसान और भी है हमारा कि सर ये मल्टी पार्टी सिस्टम के हमको अगेंस्ट देखने को मिलता है। यानी कि भारत के अंदर वो जो हमारी ओवरऑल जो पार्टियां हैं, वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी और कुछ के हाथ के अंदर पावर रह जाएगी, और ये चीज़ बिल्कुल हमारे लिए सही चीज़ देखने को नहीं मिलती। यानी कि कह सकते हैं फोर्थ पार्टी के रूप के अंदर ये सर एंटी फेडरल है। संघवाद की जो सिद्धांत है हमारा, उसकी बिल्कुल अगेंस्ट चीज़ दिखाई देती है। भैया कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। ये नीड क्यों है, ये है इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट। अब आपने बड़ी डिसाइड करो इसके अंदर ये चीज़ व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या लगता है? और अगर दोनों में समस्या है तो फिर क्या होना चाहिए? क्योंकि ये अपना आप एक समस्या है, बार-बार इलेक्शन, ये भी अपना आप एक समस्या है। ये सभी अपने आप में रीज़न है और इसके काउंटर पॉइंट भी वैलिड है। तो बताओ अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना भी है, तो जो वर्तमान में मांग की जा रही है, वो कर देना चाहिए कि कुछ और करना चाहिए? कोई और सॉल्यूशन आपके पास हो सकता है? आपको क्या लगता है? वर्तमान वाले सिस्टम में इश्यूज़ है, नया लेकर आओगे तो ये इश्यूज़ है। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा? पुराने वाले में बढ़िया है, वैसा वाला पलट तो फिर आपके पास सॉल्यूशन ही नहीं है। नए में चले जाओगे तो इन समस्याओं का क्या करोगे? एक तरीका क्या हो सकता है? अगर हम बदलना चाहे, आयोग आपको पूछ रहा है कि आप बदलना चाहते हैं इस तरह के सिस्टम को, आप क्या रिकमेंडेशन दोगे सरकार को? पार्लियामेंट को क्या रिकमेंडेशन दे सकते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन का प्रक्रिया कैसे लेकर आ सकते हो देश में? वर्तमान की मांग बता देता हूँ। ओवरऑल जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं हमारी, अलग-अलग राज्य की जो सरकार है, उनका प्रेसिडेंट रूल लगा करके खत्म कर दिया जाए हमारा, एंड देन लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, उसी के साथ कर 2019 के साथ तो नहीं होंगे, क्योंकि भाई 2023 के चुनाव, 24 के चुनाव के साथ तो नहीं होंगे, क्योंकि समय बहुत कम बाकी है। हो सकता है अगली बार 29 के अंदर शायद हो जाए। ये मांग है, जिसके अंदर अगर आपका कार्यकाल 6 1 साल का बचा है तो भी, और आप जस्ट रिसेंटली चुने गए हो हमारा, तो भी आपको 356 का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा देंगे पूरे देश में, और फिर हमारा एक साथ चुनाव करवाया जाए। ये मांग है। दोनों के अपने-अपने प्रॉब्लम्स हैं, तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? वन नेशन वन इलेक्शन बड़ा सिस्टम को किस रूप में लेकर आ सकते हो, ताकि ये समस्या भी सॉल्व हो जाए, जो ब्लू इंक में लिख रखी है, और ये जो भविष्य की समस्या नजर आती है, वो भी ना देखने को मिले। इसके लिए सबसे बेटर एग्जांपल है अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम, और वो अपने देश में अपने अकॉर्डिंग अपना सकते हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट के चुनाव अलग टाइम पीरियड होता है, और वहाँ की जो लोकसभा है, जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, प्रतिनिधि सभा कहते हैं, वो अलग टाइम पीरियड होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ठीक 2 साल बाद वहाँ की लोकसभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन होता है, यानी कि वहाँ के सांसद चुने जाते हैं। हमारे यहाँ पर तो एक साथ ही होता है। ऐसा अमेरिका में क्यों होता है? इसे 4 साल का कार्यकाल है वहाँ के प्रेसिडेंट का। 2 साल पहले चुना गया एक पर्टिकुलर व्यक्ति किसी पार्टी का हमारा, और 2 साल बाद वहाँ के सांसदों को चुना जाएगा, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स को चुना जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर जनता के पास और पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक मौका है, क्या 2 साल के उस प्रेसिडेंट के काम के अकॉर्डिंग रिव्यू किया जाए कि वर्तमान की जो सरकार है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है, कैसे काम कर रही है, उनकी पॉलिसी जनता को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। रिसेंटली अगर आप देखोगे, प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक पार्टी का है, लेकिन जो रिसेंट चुनाव हुए थे अभी हमारे नवंबर 2022 में, उसमें नाम मात्र का सही, लेकिन बहुमत रिपब्लिकन पार्टी के पास है, जबकि पहले डेमोक्रेटिक के पास हुआ करता था शुरुआत के 2 साल में। बहुमत किसके पास है? उस पर्टिकुलर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रिपब्लिकन की अपोजिशन पार्टी के पास। ये बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाना चाहते हो तो। लेकिन अमेरिका का सिस्टम भारत में कैसे लागू होगा? हमारे यहाँ पर तो प्रेसिडेंट पावरफुल ही नहीं, तो क्या आप चाहते हो पीएम के इलेक्शन अलग से हो, फिर बाद में 2 साल बाद 28 राज्यों का चुनाव? नहीं। तरीका ये हो सकता है कि जो इस वाले जो नहीं, नेक्स्ट वाले जो लोकसभा के चुनाव है, उस चुनाव के साथ में भारत के अंदर आधे राज्यों के चुनाव करवाए जाए। खास करके वो आधे राज्य हमारे उनमें जिनका कार्यकाल 1 साल के आसपास का बचा हुआ हो, पूरा 5 साल का होने में, उनको डिसबैंड कर दो हमारा, एंड उसको डिसबैंड करने के बाद में, उसको खत्म करने के बाद में आप लोकसभा के चुनाव के साथ में काम करवाओ। जैसे ही आप लोकसभा के चुनाव के साथ में 14 स्टेट्स के चुनाव करवाओगे, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब समय तय आप तय कर लो, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, समथिंग जो भी। बाकी के 14 राज्यों के चुनाव करो। जनता अपने पर्टिकुलर मुद्दे भी रख पाएगी, वोटर कंफ्यूज भी नहीं होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ भी नहीं रहेगा, लोकल पॉलिटिकल पार्टी अपनी वॉइस रख पाएगी, हमारा रीजनल पार्टी अपनी बात रख पाएगी, और जनता सबसे बड़ी बात 2 साल में सरकार को, सेंट्रल पार्टी सरकार को रिव्यू करके बता सकती है कि सर आपने इन 2 ढाई साल 3 साल में कितना ढंग से काम किया। फिर वापस चुनाव हो जाएंगे 2-3 महीनों के अंदर हमारा, फिर वापस शांति बढ़िया से। अब अगले नेक्स्ट टाइम चुनाव होंगे वही 2 ढाई साल बाद जो भी आप तय करोगे, तो 2 ढाई साल का तो समय मिलेगा आपको शांति से काम करने का, तो सोसाइटी में पीस भी रहेगा, आपकी मैन पावर भी रिड्यूस हो जाएगी, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज भी बराबर चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज को लेकर प्रॉब्लम नहीं आएगी, और फिर करंट तो ही नहीं, पूरे देश में चुनाव दो मारूंगा। एक पॉसिबल सिचुएशन अगर आप करना ही चाहते हो, ऐसा नहीं करना ही पड़ेगा इन समस्याओं को हल करने के लिए, तो एकमात्र फिलहाल अवेलेबल सॉल्यूशन ये है। प्रॉपर अमेरिकन सिस्टम को लागू नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ प्रेसिडेंट पावरफुल है, और उसके चुनाव अलग होते, तो पीएम के चुनाव अलग नहीं करवा सकता, देश में पीएम का चुनाव नहीं होता, तो लोकसभा के साथ में आधे राज्य के चुनाव करवा दो और 2.5 साल बाद में बाकी आधे राज्य के चुनाव करवा दो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से किया जा सकता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आना तो ये तरीका बेस्ट है, जिसमें ना तो ये वाला पॉइंट हमारा होगा और ना ये वाली समस्या हमारी फ्यूचर की नजर आएगी, विन विन सिचुएशन रहेगी। करना चाहे सरकार तो ये कर सकती है। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया हो वो भी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे दिमाग में जो था मैंने आपको बताया, ठीक है? कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। अब ये तो हुआ सॉल्यूशन में हमारा क्या किया जा सकता है वन नेशन वन इलेक्शन, कब क्यों जरूरत है, क्या कमियां हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, लिख के बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो चुनाव आयोग के लेकर के एक बार किसी टाइम पीरियड के अंदर लॉ कमीशन ने कहा था कि चुनाव आयोग को और पावरफुल बनाया जाना चाहिए, यानी कि कुछ डिसीजन लेने के लिए, स्वतंत्र चुनाव करवाने के लिए कुछ और पावर दे, जनता चुनाव आयोग के अंदर मेंबर्स को हमारा लिखाया जाए, तो पार्टी देखने को हमको मिलता है, लेकिन फिलहाल के लिए उस पर काम नहीं किया गया। किया जा सकता है अगर लॉ कमीशन की बात को माना जाए और चुनाव आयोग को और सत्ता दी जाए तो। पार्टी लेवल पर क्या कर सकते हो, ये तो लॉ लाकर क्या कर सकते हो, वो वाला पर्टिकुलर पार्ट में डिस्कस किया। पार्टी लेवल पर क्या कर सकते हो, जैसे सबसे पहले तो पार्टी के खर्चों को लिमिट कर दिया जाए। जब हम चंदा हम पैसा देने वाले चुनाव वाला पर्टिकुलर पार्टी के अंदर, तो लिमिट सेट कर दो, इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, कहानी खत्म। या इससे ज्यादा डोनेशन नहीं दे सकते, अगर देने की बात भी आ जाए तो हमारा, तो वो लिमिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज जो पार्टी खुद को करनी पड़ेगी और कोई नहीं कर सकता, लॉ भी नहीं कर सकता, जुडिशरी भी नहीं कर सकती, आप और हम भी नहीं कर सकते, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन। कि सर अपराधी को जनता वोट दे रही है, जनता खुद जिम्मेदार है, लेकिन आप भी तो सामने लेकर आ रहे हो ना, थोड़ी पहला कर दो। आपका भी तो काम जनता को एक हमारा संदेश देना ही है कि हम आपके लिए क्या करेंगे, तो आपके लिए ये करेंगे कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को आगे लेकर नहीं आएंगे। जब आप टिकट नहीं दोगे जनता वोट नहीं डालेगी। आप भी एक एग्जांपल सेट कर सकते हो, हर बार जनता ही कुछ करेगी ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये चीज करके हमारा पॉलिटिकल पार्टी इससे खुद कर सकती है, अगर वो करना चाहे तो। लेकिन टफ है अपने आप के अंदर कि वो हमारा इस तरह की चीज करे, क्योंकि अगर इनको वोट नहीं देंगे तो जनता कौन देगा, और इनको वोट नहीं देंगे तो चुनाव में खड़ा कौन करेगा, खड़ा किसको किया जाएगा, वो अपना पार्टी। लेकिन हाँ, कल को खुद रिव्यू करने लग जाए अच्छी बात है। जब हम देखते हैं ब्रिटेन जैसे सिस्टम के अंदर कि उनका वहाँ का पीएम
पीएम के पद पर रहते हुए कोरोना के गाइडलाइंस को तोड़ते हुए पार्टी करता है, तो उसी की पार्टी के लोग उसको हटा देते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी तो निर्णय ले रही है, तो उनके एथिक्स ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी अपने मॉरल को समझे, अपनी नैतिकता को समझे तो। दूसरा पार्ट, पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के दायरे में ले आओ। कैसे चंदा आया, कितना आया, कितने रुपए में आया, जनता को जानने का हक होना चाहिए। कहाँ खर्चा किया, क्या चीज़ खरीदा, वो सब जानने का हक जनता को होना चाहिए। पैसा तो जनता का ही जा रहा है, मेरी डोनेशन के नाम पे क्यों ना हो हमारा, ये तो जनता ही रही है। अब चाहे बिज़नेसमैन दे रहा है तो कोई बात है, तो वो भी जनता का पार्ट हमारा। तो जनता को ये आप राइट दें, ये अपना ऑफ इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। लेकिन करना क्या चाहिए, ये किया जा सकता है, जब तक किया नहीं है। और एक काम हमको भी करना पड़ेगा, वोटर के लेवल पे। अपने उस वोट की वैल्यू को समझना पड़ेगा। धर्म से बाहर आकर के, जाति से बाहर आकर के। और जिसको वोट देने वाले हो, सोच समझ के कि भैया ये आपके लिए क्या कर सकता है, उस वोट की वैल्यू क्या है। माना नोटा की वैल्यू नहीं है, आज दोगे भी तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी अपने मॉडल को समझे, अपनी नैतिकता को समझे तो। दूसरा पार्ट, पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के दायरे में ले आओ। कैसे चंदा आया, कितना आया, कितने रुपए में आया, जनता को जानने का हक होना चाहिए। कहाँ खर्चा किया, क्या चीज़ खरीदा, वो सब जानने का हक जनता को होना चाहिए। पैसा तो जनता का ही जा रहा है, मेरी डोनेशन के नाम पे क्यों ना हो हमारा, ये तो जनता ही रही है। अब चाहे बिज़नेसमैन दे रहा है तो कोई बात है, तो वो भी जनता का पार्ट हमारा। तो जनता को ये आप राइट दें, ये अपना ऑफ इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। लेकिन करना क्या चाहिए, ये किया जा सकता है, जब तक किया नहीं है। और एक काम हमको भी करना पड़ेगा, वोटर के लेवल पे। अपने उस वोट की वैल्यू को समझना पड़ेगा। धर्म से बाहर आकर के, जाति से बाहर आकर के। और जिसको वोट देने वाले हो, सोच समझ के कि भैया ये आपके लिए क्या कर सकता है, उस वोट की वैल्यू क्या है। माना नोटा की वैल्यू नहीं है, आज दोगे भी तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जब कोई आपको मुफ्त में वोट देने के लिए कहेगा, ये लो पैसा वोट दिया जाएगा, मना करो, नहीं चाहिए। दूसरा फ्रॉड भी हो सकता है, ले लो वोट अपने अकॉर्डिंग, मना करो, ले लो। हमारे लिए शायद ज़रूर नहीं होगा, 2-4 हज़ार रुपया किसी गरीब के लिए हो सकता है, वैसे भी 5 साल उसको पता है आकर के नहीं हमारा पूछने वाला है हमारा, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई लुभाने की कोशिश करे भी तो। लेकिन वोट मत दो, वोट की वैल्यू को समझो। अगर अपने वोट की वैल्यू नहीं समझिए, लगेगा भैया 2000 रुपये में हम जिसका कहोगे वो बटन दबा के आ जाएंगे, तो मीनिंग नहीं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को जो अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ज़्यादा वोट परसेंटेज बढ़ाने को लेकर के नहीं, वोट किन-किन पैरामीटर्स पर देना चाहिए, ये बताना चाहिए। क्योंकि भारत के लोग इतने सारे पढ़े लिखे हैं, बहुत सारा पढ़ लिया लेकिन कहानी खत्म। हम लिटरेट होना, यानी कि साक्षर होना और एजुकेट होना, शिक्षित होना, इसके बीच का फ़र्क नहीं समझते। अगर आपका नाम लिखना आता है, नाम पढ़ना आता है, एक बार पढ़ना आता है, 2000 रुपए गिनना आता है, आप लिटरेट हो, वो जो हमारी लिटरेसी रेट है, जो आपको ठीक-ठीक दिखाई देती है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली में सिर्फ इतना ही जानते हैं। नाम क्या है, कैसे क्या लिखना है, अखबार पढ़ना आता है, वो वाला पढ़ लेता है। ठीक है? ऐसी स्थिति के अंदर वोटर को हमारा एजुकेट करने की ज़िम्मेदारी भी अगर वो नहीं पढ़ पाया हमारा, तो इलेक्शन कमीशन की होनी चाहिए और उसको जानना पड़ेगा। ये चीज़ें हमारी की जा सकती है अलग-अलग। तो ये है आज की क्लास, उम्मीद है क्लियर होगा। कोई और क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। अब मेंस के क्वेश्चन्स की बात कर लेते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। 4 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला, रोल और फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, कल पढ़ा था।